एआईएफएफ ने सुप्रीम कोर्ट में जो डॉक्यूमेंट दिया था उसमें उन्होंने 15 अक्टूबर की डेट दी थी, जब एआईएफएफ आईएसएल के कमर्शियल राइट्स या आईएसएल को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो टेंडर रिलीज करना था उसकी ओपनिंग की डेट की। जिस दिन टेंडर खुलना था 15 अक्टूबर को वो टेंडर खुलना था, बट इवेंचुअली ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, टाइम से कुछ काम करते नहीं तो अलग काम है। और लेट की कहानी है कि 15 अक्टूबर निकल भी गई, टेंडर खुला नहीं, पर फाइनली क्योंकि टेंडर आया ही नहीं तो टेंडर खुलेगा कहाँ से। कल के मैंने इनसाइड इंडियन फुटबॉल किया तो कल रात को जाके 16 अक्टूबर की नाइट में एआईएफएफ ने टेंडर अनाउंस कर दिया है, जो टेंडर सिर्फ आईएसएल के लिए है। और मैंने इनिशियली पहले टेंडर की डिटेल डाली, और जब टेंडर मैंने डिटेल में पढ़ लिया रात को, मैंने एक डाला कि मुझे लगा ये टेंडर एक पुअरली ड्राफ्टेड टेंडर बाय केपीएमजी एंड एआईएफएफ, बिकॉज सारी तरीके से मैथ्स करके देख ली मैंने, एआईएफएफ के साइड से करके देख ली, उनके तो चारों उंगलियां घी में है, क्लब्स की करके देख ली, उनको कम से कम 10 से 15-20 करोड़ का लॉस से उनको पर ईयर बनाना पड़ेगा अगर इसको चलाना है। एंड जो कंपनी अगर ये बिड करती है इस टेंडर में, उसको उनका तो कोई मैथ्स बन ही नहीं रहा है कि वो कहाँ से इस इंडियन फुटबॉल के आने वाले नेक्स्ट 15 ईयर्स का जो टेंडर है इसमें वो कुछ कर सकते हैं। अब देखिए टेंडर के 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, उन 2 डॉक्यूमेंट की डिटेल में हम जाएंगे, हमारे बड़े वाले स्क्रीन के साथ आपके साथ एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। पर मोटा मोटा जो मैं आपको बताऊं टेंडर क्या है, इससे पहले रिलायंस लास्ट 5 ईयर्स में एआईएफएफ को 50 करोड़ ईच ईयर देता था फॉर द कमर्शियल राइट्स ऑफ इंडियन फुटबॉल। अब देखिए इसमें 2-3 चीज़ें हैं। अब एआईएफएफ कह रही है कि आप हमें 37.5 करोड़ दीजिए पर ईयर ओनली फॉर आईएसएल। तो क्या इसका ये मतलब है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इंडियन फुटबॉल टीम्स, चाहे मेंस हो चाहे वुमेन्स हो चाहे यूथ हो चाहे गर्ल्स बॉयज़ हो गर्ल्स, सारी टीम मिला के, आई लीग मिला के, आईडब्ल्यूएल मिला के, ऑल अदर प्रॉपर्टीज इन इंडियन फुटबॉल, उनको सिर्फ 12.5 करोड़ वर्थ मानता है? क्योंकि एक बात यह ना, आप क्योंकि अगर 50 करोड़ की वैल्यू थी, आप चलो अप्रिशिएट भी कर दो उस वैल्यू को, 60 करोड़ भी कर दो, तो क्या बाकी सारी प्रॉपर्टीज को सिर्फ 23 करोड़ के आसपास एआईएफएफ मानता है? तो अब वो सिर्फ 37.5 करोड़ पर ईयर मांग रहे हैं, और 5% ऑफ द ग्रॉस रेवेन्यू विच इज़ बिफोर टैक्सेस उस कंपनी का, वो एज अ ईयरली फ़ी मांग रहे हैं। उसके अलावा टेन्योर को लेके बहुत लड़ाई थी, तो टेन्योर 15 ईयर्स का है, और आप समझिए 15 साल का टेन्योर है, तो कोई ऐसी कंपनी चाहिए जिनके पास 562.5 करोड़ हैं ऑलरेडी अगले 15 साल में एआईएफएफ को देने के लिए। उसके बाद थोड़े जो मेजर चेंज, अभी जो करंट अरेंजमेंट और बिटवीन एआईएफएफ, एफएसडीएल एंड आईएसएल, अब फ्यूचर में है कि रेलीगेशन प्रमोशन इस साल से ही, जबकि लीग कब स्टार्ट होगी किसको पता नहीं, पर इस साल से ही रेलीगेशन प्रमोशन डाल दिया गया है इस टेंडर के अंदर एज पर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। इवन आज जब सुप्रीम कोर्ट ने अब एक रिलीफ दिया है एआईएफएफ को कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव करना है वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके अलावा आप मेजर जो पॉइंट करते हैं, कोई फ्रेंचाइजी फ़ी नहीं है, तो जो कंपनी है उसको बेसिकली जो रेवेन्यू एक उनका एक रेवेन्यू होता था फ्रेंचाइजी फ़ी, जिसको भले ही बाद में वो लास्ट मतलब एफएसडीएल जो रिलायंस इसको वापस दे देता था क्लब को एज अ सेंट्रल पूल ऑफ रेवेन्यू मिक्स करके साथ में एंड ऑफ द ईयर तक, उससे कैश फ्लो मेंटेन होता था, जो उससे लीग को ऑपरेट करने में ईजी होता था एफएसडीएल को। तो वो फ्रेंचाइजी फ़ी हटा दी गई है पुराने और नए क्लब्स दोनों के लिए। ये बोला गया है कि जो फाउंडिंग टीम्स है, ओजी 8 टीम्स जिन्होंने 10 साल कंप्लीट कर लिए हैं आईएसएल में, उनको अपना 10% ऑफ देयर रेवेन्यू देना पड़ेगा। उसके अलावा जो बची हुई टीम्स उनको 20% ऑफ देयर रेवेन्यू देना पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्टिंग सा एग्जाम्पल है। क्योंकि एग्जाम्पल मैं बताऊं, ईस्ट बंगाल जैसे क्लब के पास फ्रंट जर्सी में कोई स्पॉन्सर नहीं था, तो अगर जो क्लब लेजी है, फॉर एग्जाम्पल ईस्ट बंगाल को नहीं कह रहा, कोई भी क्लब, उनको नहीं करना रेवेन्यू वगैरह वो चला रहे हैं, तो क्या वो तो फिर ज़ीरो फ्रेंचाइजी फ़ी देंगे? तो एक तो बात ये भी है। और जिन क्लब ने ऑलरेडी 10 साल तक फ्रेंचाइजी फ़ी दे दी है, जो 8 ओजी क्लब्स है, कहीं ना कहीं उनके साथ अनफेयर नहीं है ये चीज़। एंड इससे 2 चीज़ें हो रही, तो कंपनी के रेवेन्यू का एक सोर्स कम हो गया है, क्योंकि मैं एक एवरेज मैथ्स लगाता हूँ कि 12 टीमें आईएसएल में रही हैं ऑन एवरेज पिछले कुछ सालों में, और मान के चलता हूँ अलग अलग अमाउंट्स हमने पे किया एज पर देयर अरेंजमेंट एंड एवरीथिंग एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, मान के चलता हूँ 12 करोड़ जो ईच ईयर उन्होंने पे किया एवरेज, मैं मान रहा हूँ। तो एक साल के, एक फाइनेंशियल ईयर के 224 करोड़
का आपका कंपनी को वहाँ पे ही नुकसान नहीं कम हो गए हैं उनकी किटी में। तो ये सारी एक चीज़ें हैं। उसके अलावा पैरासूट पेमेंट इंट्रोड्यूस करी गई है, पर उसमें भी एक बड़ा कन्फ्लिक्टिंग है। फॉर एग्जांपल मैं आई लीग टीम हूँ, मैं आईएसएल गया, पहले साल में रेलीगेट हो गया, तो मुझे पैरासूट पेमेंट नहीं मिलेगी। आइडियली पैरासूट पेमेंट बनी इस चीज़ के लिए थी कि कोई टीम आती है प्रीमियर लीग में फॉर एग्जांपल चैंपियनशिप से, और उनको खर्चे करते हैं जो भी करते हैं आईएसएल में प्रीमियर लीग में बने रहने के लिए, उन खर्चों से उभरने के लिए अगर रेलीगेट होता तो पैरासूट पेमेंट बनी थी सपोर्ट के लिए। पर इस केस में मैं एक छोटा आई लीग क्लब हूँ, मैं प्रमोट होता हूँ फाइट करके आई लीग से आईएसएल में, और मैं अगर पहले ईयर में रेलीगेट हो गया तो मुझे कोई पैरासूट पेमेंट नहीं है। तो अगेन ये अगेन क्लियरिटी नहीं है। एंड दूसरी बात यह है कि 37.5 करोड़ का जो फिगर है जो केपीएमजी और एएफएफ ने मिलकर निकाला, वो किस तरह निकाला गया है, उसके पीछे स्टडी सोर्स क्या है, कि क्या उन्होंने, क्योंकि या तो आपने मैथ्स वैसे करी हो कि 400-500 करोड़ की ब्रॉडकास्ट डील होगी, उसके हिसाब से आपने अपना परसेंटेज निकाल दिया 37.5 करोड़। एक चीज़ ये हो सकती है, या आपने कोई वैल्यूएशन निकाली है आईएसएल की, तो वो कोई सोर्स इसमें डाला नहीं गया है, और कैसे 37.5 करोड़ पे होनी है। उसके अलावा एक मेजर कन्फ्लिक्टिंग जो आया है वो गवर्निंग बॉडी बना दी गई है, पर गवर्निंग बॉडी में भी एएफएफ के पास 2 सीट्स हैं, एक सीट आपके पास ब्रॉडकास्टर, एक सीट आपके पास लीग ऑर्गेनाइजर कंपनी के पास होगा, और 2 सीट आपके क्लब्स के पास है। तो अगेन एंड प्लस अगर गवर्निंग बॉडी को डिसीजन नहीं ले पा रही है तो फाइनल डिसीजन उसमें एएफएफ का होगा। एज अ कंपनी आफ्टर 37.5 करोड़ देने के बाद एएफएफ को प्लस और पैसा खर्च करने के बाद मेरे पास फाइनल से भी नहीं है, या मेरे पे ज़्यादा से भी नहीं है कोई डिसीजन लेने का। उसके अलावा मिनिमम प्रोडक्शन क्वालिटी भी उन्होंने मेंशन कर दी है कि 11 to 14 कैमरास होने चाहिए, एंड एक वीएआर का नेम से एक डाला हुआ एक वीडियो असिस्टेंट सपोर्ट सिस्टम बनाने के लिए बोला गया है, और छठे साल में वीएआर को इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है। उस चीज़ में भी बात यह है कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑलरेडी काफ़ी क्वालिटी तो अच्छी थी आईएसएल की, पर कॉस्ट भी काफ़ी हैवी थी, उसको कम नहीं करने के लिए बोला गया कि मतलब सिमिलर प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ। तो ये सब जब मैंने बोला कि ये नंबर सेंस नहीं बनते, और लोग मुझे कह रहे क्यों नहीं बनते, वो मैं डिटेल में जाऊँगा आपके पास। इसलिए सेंस नहीं बनते बिकॉज अल्टीमेटली इस मॉडल को या इंडियन फुटबॉल को अगले 15 साल में अगर इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से चलाना है, कम से कम 400 करोड़ की ब्रॉडकास्ट डील चाहिए, 400 से 500 करोड़ की कम से कम। और आप ये देखिए उस ब्रॉडकास्ट डील को आप ऐसे ही बोल सकते हो कि 350 करोड़ की ब्रॉडकास्ट डील आ जाए, 100 करोड़ का स्पॉन्सरशिप आ जाए, मान के चलिए मोटा मोटा ब्रॉडकास्ट डील एंड स्पॉन्सरशिप डील ईच सीजन। अगर ये जो मॉडल केपीएमजी और एएफएफ ने रेडी किया है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए किसी भी एंगल से, मैं आपको बताऊंगा डिटेल में क्या बोलना चाह रहा हूं, वो चीज को चलाने के लिए आपको साल का 400 to 500 करोड़ टीवी ब्रॉडकास्ट प्लस स्पॉन्सरशिप चाहिए। अब आपको बता दें करंटली जियो हॉटस्टार आईएसएल के राइट्स के लिए 275 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली देता था अभी तक। वो भी मैं बोलूंगा ओवर द टॉप है इंडियन फुटबॉल के लिए, क्योंकि जो प्रीमियर लीग है उसके राइट्स भी इंडिया में जो प्रीमियर लीग है 100 करोड़ 120 करोड़ के आसपास है। आईपीएल के बाद सबसे बड़ी जो टीवी डील है वो आईएसएल की थी 275 करोड़। पर क्या 275 करोड़ में जियो ने कोई पैसा बनाया? नहीं बनाया। तो वो ऑलरेडी बिकॉज रिलायंस की सब्सिडी थी एंड ऑफ कोर्स उनका एक फैमिली नेटवर्क ऑफ कंपनीज है, वहाँ से एक ओवर वैल्यू डील मिल रही थी इंडियन फुटबॉल को। अब आप एक्चुअल में मार्केट में सर्वे करने जाओगे तो आईएसएल के लिए अगर आप हाई फाई भी कर लो तो 100 और 150 करोड़ के आसपास की डील मिलेगी। एंड अगर जैसे मैंने बोला 400 से 500 करोड़ आप नहीं बना रही है कंपनी साल का इन टर्म्स ऑफ स्पॉन्सरशिप और रेवेन्यू, वो कंपनी का दिवाला भी निकल जाएगा और ये फुटबॉल का दिवाला तो ऑलरेडी निकल चुका है और दिवाला निकल जाएगा। अब चलते हैं दोनों डॉक्यूमेंट्स की तरफ एंड उन डॉक्यूमेंट्स को डिटेल से एक बार पढ़ते हैं एंड फिर बाद में आपको मैथ्स समझाते हैं कि मैथ्स है क्या इस चीज के पीछे। एआईएफएफ ने जो ये टेंडर निकाला इसके 2 डॉक्यूमेंट्स हैं। तो एक डॉक्यूमेंट है जो ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट भी है एक्चुअली क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा दोनों पार्टीज के बीच में, और एक डॉक्यूमेंट है वो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जिसे कहते हैं आरएफपी की डिमांड इसलिए कर रहे हैं। बेसिकली ये जो टेंडर है इससे क्या होगा, रिक्वेस्ट करनी किसी भी प्राइवेट एंटिटी से रिक्वेस्ट कर रही है एफएफ कि अपना आप बिड करिए इस पर्टिकुलर प्रपोजल के लिए। ठीक है, तो अब देखिए डिटेल में जाने के लिए ये डॉक्यूमेंट आप देखोगे तो 29 पेज का एक डॉक्यूमेंट है, फिर सिमिलर सेकेंड डॉक्यूमेंट भी है। मैंने ऑलरेडी ये डॉक्यूमेंट मल्टीपल टाइम पढ़ लिए हैं और लोगों से भी बात करी है, क्लब से
और जो इंटरेस्टेड पार्टीज हो सकती है उनसे बात करिए क्या क्या मेजर पॉइंट्स हैं। काफ़ी सारे पॉइंट मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, उनकी तरफ डिटेल में जाएंगे एंड बाकी एक ओवरथ्रू डॉक्यूमेंट का देखेंगे। तो ये जो ये डॉक्यूमेंट है, आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस डॉक्यूमेंट में पहला मेजर पॉइंट हाईलाइट करने के लिए, इवेंचुअली डॉक्यूमेंट है तो टू मैनेज आईएसएल जो प्रपोजल जो मांग रहे हैं, बट यहां पे जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में लिखा है वो ये लिखा है awarding the right to monetize the commercial right belonging to AIFF for a limited term। तो ये जो ये पॉइंट यहां पे है आप देखोगे, उस पॉइंट में ये जो ये बात बोल रहे हैं, कह रहे हैं AIFF को मोनेटाइज करने के लिए। सो बेसिकली यहां पे ये लिखा हुआ है कि जो राइट टू मोनेटाइज द कमर्शियल राइट बिलोंगिंग टू AIFF फॉर अ लिमिटेड टर्म, जो इंट्रोडक्शन है डॉक्यूमेंट उसमें ये नहीं बोला गया है कि ये डॉक्यूमेंट और ये जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आरएफपी मांगा जा रहा है ये सिर्फ आईएसएल के लिए है या किसी और के लिए। तो पहले जब मैंने पहले लाइन पढ़ी मुझे लगा ओवरऑल इंडियन फुटबॉल के लिए, जो करंटली डील जैसे मैंने बताया अभी लास्ट 5 इयर्स में एफएसडीएल 50 करोड़ पर ईयर दे रहा था एआईएफएफ को, उसमें सारे ही इंडियन फुटबॉल के कमर्शियल राइट, मर्चेंडाइज राइट, मार्केटिंग राइट, ब्रॉडकास्ट राइट, एनीथिंग इंडियन फुटबॉल। बट जब आप डिटेल में इस डॉक्यूमेंट में हम जाते हैं तो उससे क्लियर हो जाता है कि ये डॉक्यूमेंट स्ट्रेट अवे आपका सिर्फ आईएसएल के लिए है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, 16 अक्टूबर को डॉक्यूमेंट इशू हुआ जैसे मैंने बताया। अब इसमें पहले क्या होता था कि आपको टेंडर के लिए खरीदने के लिए 10 लाख रुपए का एक डीडी देना होता था तो आपको डिटेल्स मिलती थी। अब इन्होंने क्या किया, बिकॉज दिवाली हॉलिडे है तो एटलीस्ट थोड़ा दिमाग इन्होंने लगाया है, बट किसी भी पार्टी को अगर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए इस डॉक्यूमेंट से तो उसको 21 अक्टूबर 2025 से पहले पहले वो क्लैरिफिकेशन सबमिट करना है इस दोनों डॉक्यूमेंट के बारे में। लास्ट डेट ऑफ बिड सबमिशन है 5 नवंबर। अब आप मैंने जैसे इनसाइड इंडियन फुटबॉल में आपको बताया था कि एफएसडीएल फॉर एग्जांपल जैसे आईएसएल जो करती हैं या कोई भी कंपनी जो बड़े टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको जब आप बताते हो कि इस तारीख को आईएसएल या कोई टूर्नामेंट स्टार्ट करना है तो उनको 45 डेज ऑफ विंडो चाहिए होती है टू प्लान द सीजन। चाहे प्रोडक्शन हो, प्रोडक्शन टीम का ट्रैवल हो, टीवी किट्स का ट्रैवल हो, चाहे टीवी स्लॉट्स ब्लॉक करना हो, एडवर्टाइजमेंट स्लॉट ब्लॉक करना हो, इन सब चीजों के लिए। अब आप देखो अगर 5 नवंबर को सिर्फ डेट सबमिट हो रही है बिड की और अभी तक ये नहीं पता कि टेंडर खोला कब जाएगा, तो कहीं ना कहीं मेरी जो अजम्पशन है और मेरा जो प्रिडिक्शन है, मुझे नहीं लगता कि 2025 में हमें लीग फुटबॉल देखने को मिलेगा। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली आपको जनवरी 2026 में ही लीग फुटबॉल देखने को मिलेगा, वो भी तब जब ये टेंडर सक्सेसफुल हो जाए। तो अभी आप देखोगे लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 5 नवंबर 2025 यहां पे है। अब देखिए आगे आते हैं, इसमें डिस्क्लेमरेशन में बेसिक डेफिनेशन जैसी होती हैं कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल क्या है, एन एग्रीमेंट नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंट है, या एआईएफएफ के बारे में बेसिक डेफिनेशन है। ये आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप डिटेल में इस चीज को पढ़ लेना, ठीक है। अब जो चीज मैंने जैसे मैंने बोला पहले पढ़ के हाईलाइट कर रखी है आपके लिए, वो चीज है एआईएफएफ इज द गवर्निंग बॉडी, उनकी डेफिनेशन है। और यहां पे इन्होंने कहीं ना कहीं क्लियर कर दिया है एआईएफएफ ने, अगर आप देखोगे इस चीज को, कि ये जो टेंडर है ये सिर्फ फॉलोइंग कंपटीशन के लिए है जो एआईएफएफ ऑर्गेनाइज कर रहा है। और वो उसकी डेफिनेशन उन्होंने इंडिया टॉप टायर बोला है, जो है आपका आईएसएल, इंडिया टॉप टायर डोमेस्टिक प्रोफेशनल फुटबॉल लीग कंपटीशन फॉर मैन, करेंटली नोन एज आईएसएल। जैसे मैंने बोला डॉक्यूमेंट के इंट्रो में ये लिखा था कि ये कमर्शियल राइट्स के लिए है, बट कहीं ना कहीं जब इंट्रोडक्शन पर्पस एंड इन्विटेशन में आते हैं तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो एक आईएसएल के लिए है, ना कि पूरे एआईएफएफ के कमर्शियल राइट के लिए। उसके अलावा उन्होंने बोला है कि अबव कंपटीशन के ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए है, कमर्शियल राइट रिलेटेड टू द कंपटीशन इंक्लूडिंग इन रिलेशन टू ब्रॉडकास्ट, मार्केटिंग, स्पॉन्सरशिप, मर्चेंडाइज, देयर आफ्टर कमर्शियल राइट। तो जो कमर्शियल राइट्स की उन्होंने डेफिनेशन दी है उसके अंदर आता है आपका ब्रॉडकास्टिंग, मार्केटिंग, स्पॉन्सरशिप, मर्चेंडाइज, जिसको उन्होंने कलेक्टिवली इस डॉक्यूमेंट में कमर्शियल राइट बोला है। उसके अलावा देखो उन्होंने बोला है कि एआईएफएफ शेल एडमिनिस्ट्रेटिव दिस आरएफपी सोली थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ एआईएफएफ अंडर द जो हमारी इन्होंने 3 मेंबर की कमिटी बनाई है, जिसको ये ओवरऑल कमिटी बोल रहे हैं, जिसमें जस्टिस एल नागेश्वर राव हैं जो फॉर्मर जज है सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने एआईएफएफ का नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। उसके अलावा एक मेंबर उसमें एएफसी के भी हैं, एंड इसके लिए उन्होंने एक 3 मेंबर कमिटी है, उनका ही ये डिसीजन फाइनल होगा टू पिक द विनर आउट ऑफ द ऑल द पार्टीज, अगर जो वो भी इंटरेस्ट करता है इस टेंडर में, ठीक है। अब आगे जाएंगे तो उसमें डेफिनेशन है बाकी सारी चीज़ों की, एफिलिएट कौन है, क्या चाहिए, मेंबरशिप का इंटरेस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। ये आप अगेन
अगर आपको एज अ फैन इंटरेस्ट है तो उसमें आप जा सकते हो। कमर्शियल राइट की डेफिनेशन क्या है, बिड्स की डेफिनेशन क्या है, कंपटीशन रूल्स एएफएफ के होंगे, वो ऑलरेडी सब कुछ होता है। कंसोर्टियम बिड क्या होगी उसके बारे में है। तो ये सारी सिर्फ डेफिनेशन है, ये कि जो भी इन्होंने टर्म्स यूज करे हैं हैवी टर्म्स, उनका क्या है, जीएसटी का क्या मतलब है। तो ये सारी चीजें हैं, ये फैंस के लिए इतनी इतना मैटर नहीं करता, बिकॉज अल्टीमेटली जो चीज मैटर करती है हम उसकी तरफ स्पेशली आएंगे। यहाँ पे जितनी भी उन्होंने टेक्निकल टर्म्स यूज करी हैं उनकी डेफिनेशन इन्होंने दी है, ठीक है। अब देखिए इस चीज में एक और चीज आपको जानना बहुत जरूरी है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को इन्होंने हाईलाइट किया है, ठीक है। यहां पे आप देखोगे कि बिडर शैल नॉट हैव अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जिसका ये मतलब है जो एग्जिस्टिंग क्लब्स हैं, और ये बहुत सारे फैंस वरीड थे कोलकाता में कि मोहन बगान के जो ओनर्स हैं संजीव गोयनका, वो बिड कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि जेएसडब्ल्यू का इंटरेस्ट भी हो सकता है बिडिंग करने में। तो वो उन्होंने स्ट्रेट अवे यहां पे हाईलाइट कर दिया है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए अगर आपको ये बिड करनी है। तो उसमें भी उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की भी उन्होंने डेफिनेशन भी दी है। एंड आई थिंक उस चीज में उनको रूल आउट कर देगा जिनका मैंने नाम लिया, बिकॉज थोड़ी बहुत रूमर्स इंटरनेट पर उनके बारे में चल रहे थे कि यार क्या अगर संजीव गोयनका बिड कर देंगे, मतलब मोहन बगान के ओनर्स, फिर क्या होगा। तो ये सारी चीजें हैं तो उन्होंने ऑलरेडी उसको वहां पे क्लियर कर दिया है कि आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, राइट। तो इन्होंने ये बेसिक सारे इंटरनेट से जो टर्म्स वगैरह होती हैं जो भी आना चाहिए उठा के डाल दिया है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने बोला है कि बिड्स की जो प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट है वो पार्टी की होगी, एएफएफ की कोई जिम्मेदारी नहीं है। एंड राइट टू एक्सेप्ट एन एनुअल बिड, ये सब एएफएफ का राइट है, रिजर्व है कि उनको राइट टू एक्सेप्ट क्या करना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहता हूं 3.6 पॉइंट ए, अमेंडमेंट ऑफ दिस आरएफपी, जो इन्होंने क्लेरिफिकेशन मांगे हैं। एंड एज वी स्पीक राइट नाउ एक इंटरेस्टेड पार्टी ऑफ कोर्स इसमें एफएसडीएल होगी जो एग्जिस्टिंग राइट होल्डर है। अगर उनको क्लेरिफिकेशन चाहिए तो क्लेरिफिकेशन दें। उस क्लेरिफिकेशन के बेसिस में इस बिड ड्यू डेट से पहले एएफएफ जो इनकी कमिटी है, उसके बिड इवैल्यूएशन कमिटी 3 मेंबर्स की, वो बैठ के चेंजेस कर सकती है इस डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। एंड उन्होंने ये भी बात बोली है कि टू प्रोवाइड द बिडर्स with the reasonable time to examine the amendment for any other reason, AIFF under instruction of their again bid evaluation committee at his own discretion extend the bid due date। तो ड्यू डेट बढ़ाएंगे। अगर वो क्या करते हैं कोई चेंजेस करते हैं मेजर, तो उनको बिड की जो टाइमलाइन है वो चेंज करनी पड़ेगी उसके अकॉर्डिंगली। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज जहां तक मुझे सुनने में आया है जो अगर इंटरेस्टेड होगा आई एम श्योर वो बहुत सारे क्लेरिफिकेशन मांगने वाला है इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, ठीक है। अब यहां पे देखिए इसके अलावा बिडर से क्या उम्मीद की जा रही है, वो सारी डेफिनेशंस हैं, वो सारी बाद में देखेंगे, ठीक है। वो हमारा कोई इतना मतलब नहीं है। एक बिडर सिर्फ एक ही बिड सबमिट कर सकता है और करेंसी उसमें आईएनआर होगी, ये उन्होंने क्लियरली बोल दिया है, ठीक है। अब आ जाएंगे इसके ऊपर, देखिए अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि ई बिड है, बिड डॉक्यूमेंट कहां मिलेगा, क्या डेडलाइन क्या है बिड की। 5 बजे की डेडलाइन उन्होंने रखी है, तो वो चीज हमने ऑलरेडी आपको बता दी है। एंड एएफएफ को उनको देना है। लेट सबमिशन का क्या डेफिनेशन है, विड्रॉल एंड रीसबमिशन ऑफ बिड क्या है, एएफएफ को कैसे कॉन्ट्रैक्ट, राइट ऑफ स्कोप, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहां पे आपको मिलता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले पॉइंट्स जो हैं, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कौन इस बिड के लिए एलिजिबल है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है। यहां पे आपको बता दें, देखिए पहली बात तो उन्होंने जो 4.2 में ये क्राइटेरिया बोले हैं फुलफिल करने के लिए, वैलिड इनकॉर्पोरेशन होनी चाहिए इंडिया में, कि इंडिया रजिस्टर्ड कंपनी आपको चाहिए। अगर कोई फॉरेन एंटिटीज इंटरेस्टेड है, अगर आप देखोगे लिखा है इन पार्टिसिपेटिंग इन द बिड may submit provided they are validated incorporated registered under the applicable law of their jurisdiction। तो वो फॉरेन एंटिटी बिड कर सकती है, बट उनको भी जहां भी उनका जुरिडिक्शन है वहां पे वो प्रॉपर्ली रजिस्टर होनी चाहिए। एंड अगर फॉरेन एंटिटी किसी कंसोर्टियम की तरह बिड कर रही है, तो जो लीड मेंबर है उस कंसोर्टियम का आइदर शैल बी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया और शैल अंडरटेक एंड एस्टैब्लिश सब्सिडियरी इंडिया बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद द एआईएफएफ। इसकी याद मैं आपको दिला दूं, आईएमजी ने राइट्स लिए थे इंडियन फुटबॉल के, साथ में रिलायंस था उस टाइम पे, आईएमजी आर, आपको 2010 में जब राइट्स लिए गए थे। तो वो एक मॉडल हो सकता है अगर वो फॉरेन पार्टी इस बिडिंग में इंटरेस्टेड हो। तो फॉरेन एंटिटीज शेड
not bidding through a consortium shall be required to submit an affidavit carrying that such foreign entity will commence operation by opening a subsidiary in India before execution of contract with the AFF. तो फॉरेन अगर पार्टी को देख रही है और इंटरेस्टेड है इस बिड डॉक्यूमेंट में, तो उनको बड़ा सिंपल है, इंडिया में कंपनी खोलनी पड़ेगी बिफोर स्टार्टिंग द जो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट विद AFF होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए फाइनेंशियल कैपेबिलिटी के बारे में भी बहुत बातें हुई और ये डिबेट पॉइंट था आपके हमारे एक्सको के मेंबर्स के बीच में कि जो नेटवर्थ है कंपनी की 250 करोड़ 250, आप देखोगे हाँ 250 करोड़ की नेटवर्थ होनी चाहिए उस कंपनी की अगर उसको इसके लिए बिड करना है तो। एंड इसमें बोला है कि लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का के हिसाब से डेटा होना चाहिए। एंड अगेन आपको बता दें, अगेन अगर कंसोर्टियम है तो उनकी भी एग्रीगेट नेटवर्थ इतनी ही होनी चाहिए जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। नेटवर्थ की डेफिनेशन दी हुई है, बट आपको बता दूं एक्सको में कुछ मेंबर्स को कम करना चाहते थे और कुछ मेंबर्स को बढ़ाना चाहते थे, तो बीच का ग्राउंड उन्होंने चुना है, विच इज 250 करोड़ का नेटवर्थ होना चाहिए। देखो वो भी बात सही है, नेटवर्थ क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, किसी कंपनी को अगर 37 करोड़ 37.5 करोड़ AFF को देने हैं तो उसकी बैंक में कुछ पैसा तो होना चाहिए नेटवर्थ के लिए, राइट, मतलब कुछ तो तभी तो दे पाएगा, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट था। आई थिंक हैरिस जो है वाइस प्रेसिडेंट कर्नाटका के FA से जो आते हैं, MLA भी हैं कांग्रेस से, उन्होंने MP भी हैं कांग्रेस से, वो 400 करोड़ करने के लिए इसको बोल रहे थे एंड AFF के कुछ लोग उसको और कम करने के लिए बोल रहे थे। बीच में दोनों पार्टीज मिली हैं 250 करोड़। ठीक है, उसके अलावा फिट एंड प्रॉपर फाइनेंशियल क्या है वो सारी चीजें हैं। उसके अलावा देखिए ये सारी चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको 250 करोड़ का मैंने इंपॉर्टेंट चीज बता दिया। अगेन कंसोर्टियम की और डेफिनेशन है इसके अंदर कि कंसोर्टियम क्या होना चाहिए, अगर कोई कंसोर्टियम की तरह बिड कर रहा है, अकेले नहीं आ रहा है, मल्टीपल पार्टीज साथ में आ रही हैं, तो वो सारी डेफिनेशन इसके अंदर दी हुई है। ठीक है, अब आप आते हैं बिड प्रोसेस, RFP का प्रोसेस क्या है, ये उन्होंने इस पर बात की हुई है। ठीक है, एंड देखिए इसके बाद अगेन ये RFP में क्या है क्या नहीं है, बिड सिक्योरिटी के ऊपर आ जाते हैं एक बारी, कि जो आपके 10 लाख रुपीस की बिड सिक्योरिटी आपको सबमिट करनी पड़ेगी अगर आप बिड कर रहे हो। तो पहले क्या होता था कि इवन आप इंटरेस्ट शो करने के लिए भी आपको 10 लाख रुपए देने पड़ते थे, मतलब पुराने टेंडर्स में ऐसी चीजें होती थी। तो ये बिड सिक्योरिटी किसी भी कंपनी अगर इंटरेस्टेड है उनको देना पड़ेगा। गुड़गांव में जो उनका बैंक अकाउंट है IDFC फर्स्ट बैंक में, उसमें पैसे ट्रांसफर करने पड़ेंगे। AFF का बैंक अकाउंट ये है। उसके अलावा ये 1 महीने के अंदर बिड सिक्योरिटी बिना किसी इंटरेस्ट के अनसक्सेसफुल बिडर्स की वापस कर दी जाएगी, बिना किसी, मतलब डरना नहीं है, AFF दे देगा पैसे आपके अगर आपकी बिड फेल हो जाती है और आप नहीं करते हैं। अब ये देखो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है, इस पे आ जाते हैं एक बारी। ठीक है, आपका जो बिड शेड्यूल है, जैसे बताया था ऑनलाइन बिड आने का डेट 16 अक्टूबर, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न क्वेरीज फॉर क्लेरिफिकेशन 21 अक्टूबर, 5 दिन का टाइम दिया गया है। 5 दिन भी नहीं है, कल रात को तो आया था, तो 17, 18, 19, 20 4 दिन का टाइम दिया हुआ है आपको, अगर आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए। 4 दिन में सैटरडे संडे भी है, एंड आपको पता है कि देश के अंदर दिवाली का वीक चल रहा है, दिवाली आने वाली है, तो उस चीज में उन्होंने कोई उसको सोचा नहीं, हम लेट हैं तो क्या हुआ, पर आप अपने एम्प्लॉयज को दिवाली में ओवर टाइम करवाइए अगर आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए। प्री बिड कॉन्फ्रेंस रखी है उन्होंने, वीडियो कॉन्फ्रेंस रखी है 24 अक्टूबर को उन्होंने प्री बिड कॉन्फ्रेंस रखी है। उसके अलावा देखोगे आप तो अगर कोई भी जो रिस्पॉन्सेज टू रिटर्न क्वेरीज होंगी 25 तारीख तक रिटर्न क्वेरीज आ जाएंगी। उसके बाद लास्ट डेट फॉर बिड सबमिशन 5 नवंबर को आपके 5 PM तक आपका लास्ट टाइम और डेट है आपके बिड सबमिशन के। टेक्निकल बिड आपकी 5 तारीख को ही खोल दी जाएंगी एज पर दिस डॉक्यूमेंट। टेक्निकल प्रेजेंटेशन बाय द बिडर्स एंड ओपनिंग ऑफ अ कमर्शियल बिड्स, वो आपकी अभी तक उन्होंने डेट डिसाइड नहीं करी है, वो बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि कब वो बिड यहां पे ओपन की जाएगी। फाइनल हमें कब पता चलेगा कि कौन सी पार्टी है। तो अब 5 तारीख की नवंबर की डेट हमें पता है, उसमें भी अगर आप 45 डेज पता मतलब ऐड कर देते हो, अगर आप देखो कहीं ना कहीं तो दिसंबर एंड तक, क्रिसमस पीरियड तक आप पहुंच जाते हो। तो कैसे कोई पार्टी आके दिसंबर की जो डेडलाइन बनाई थी कि फर्स्ट वीक या सेकंड वीक या 15 दिसंबर तक लीग चालू करनी है, कैसे लीग चालू कर पाएगी ये किसी को आइडिया नहीं है, AFF को भी आइडिया नहीं है। तो ये बिड का शेड्यूल हो गया आपके पास, जो बिड शेड्यूल आपको इस टाइम पे जानना जरूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगेन बहुत सारा है जो बिड कर रहा है उनके लिए, फैंस और हमारे लिए
इतना जानने की इतनी वो नहीं है। रिजेक्शन ऑफ टेक्निकल बिड्स वगैरह किस बेसिस पे होगा वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड इस पे भी चीज़ें बाद में मुझे लगता है रिजेक्शन, अगर वैसे ज़्यादा पार्टीज इंटरेस्टेड है ही नहीं तो रिजेक्शन का क्या ही है, एक दो पार्टी इंटरेस्टेड होनी है, उसमें भी देखना हमें कि हो जाए, बड़ी बात होगी इंडियन फुटबॉल के लिए। ठीक है, इसके बाद अगेन इवोल्यूशन ऑफ बिड कैसे होगी, क्या करेगी बीएससी, ये सारी चीज़ें स्टडी मटेरियल है जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको उनके लिए है। आप आ जाओ इस पर, आप कि बिड का जो क्राइटेरिया है ना, कि अगर मल्टीपल लोग बिड करेंगे, वैसे करेंगे नहीं, अगर मल्टीपल लोग बिड करेंगे उनको मार्क्स कैसे दिए जाएंगे, किस बेसिस पे उनको इवैल्यूएट किया जाएगा, टोटल स्कोर कैसा बनेगा। तो देखिए पहली बात तो जो बोला गया है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 250 करोड़ 250 करोड़ 250 करोड़ के लिए आपकी अगर नेटवर्थ होती है तो आपको एक मास्क, एक नंबर मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। आप ये जानने के लिए मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर देता हूं ताकि सारी चीजें यहां पे हमारे पास आ जाए। ठीक है, एंड उसके अलावा ये आपका बढ़ता जाएगा। अगर आप 301 करोड़ टू 350 करोड़ हो तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आप देखोगे उसके बाद ये आपको मैक्सिमम, आपको अगर आप 501 करोड़ की कंपनी नेटवर्थ आपकी है तो मैक्सिमम मार्क्स आपको 6 नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, इस पहले वाले क्राइटेरिया के अंदर तो 1 इज मिनिमम, 6 इज मैक्सिमम। पर ये तब चीजें मैटर करेंगी अगर आपको मल्टीपल पार्टीज फाइट कर रही हो इंडियन फुटबॉल के आईएसएल कमर्शियल राइट्स के लिए, जिसके चांसेस बहुत कम है। उसके अलावा सेकंड क्राइटेरिया जो है कि प्रायर एक्सपीरियंस क्या है होगा आपका, अगर पहले का एक्सपीरियंस अगर आपका है इन टर्म्स ऑफ curating, producing, selling, distributing and managing sponsorship, media and other commercial related to sports event और live event का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको मैक्सिमम 14 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। इसके अगेन क्राइटेरिया है, देखिए स्कोरिंग क्राइटेरिया क्या है ये चीज देख लीजिए आप। अगर आपने अप टू 150 ब्रॉडकास्ट आवर्स प्रोड्यूस किए हैं, प्रोडक्शन किया है आपने, तो 6 नंबर आपको वहां पे 6 मार्क्स आपको मिल रहे हैं वहां पे। ठीक है, एंड देन मैक्सिमम आपको वहां पे 14 मार्क्स मिल सकते हैं इस चीज के अंदर अगर मोर 100 आपने 301 ब्रॉडकास्ट आवर्स किए हैं तो आप देखिए तो मैक्सिमम आपको यहां पे 14 मार्क्स मिल सकते हैं अगर आपका प्रायर एक्सपीरियंस है। मिनिमम आपको 6 मार्क्स मिल सकते हैं और मिनिमम की रिक्वायरमेंट 150 ब्रॉडकास्ट आवर्स है। जैसे मिनिमम नेटवर्थ की रिक्वायरमेंट 250 करोड़ है, मिनिमम ब्रॉडकास्ट एक्सपीरियंस आपको 150 करोड़ का स्पोर्ट्स या लाइव इवेंट्स का आपके पास होना चाहिए, विच इज नॉट मच दो, वो ठीक है। उसके अलावा अगला क्राइटेरिया जहां आपको मैक्सिमम 10 मार्क्स मिल सकते हैं वो आप देखिए, वो ये है कि आपने इन द पास्ट 5 कैलेंडर ईयर अगर आपने स्पॉन्सरशिप उठाई हो फॉर अ स्पोर्टिंग एंड अ लाइव इवेंट्स इन एंड आउटसाइड इंडिया, इंडियन कंपनी हो बाहर हो, तो मिनिमम मार्क्स आपको अगर आपने 1 से 100 करोड़ के बीच में उठाई हो, इतना बड़ा मतलब आप देखिए ना स्केल जो होता है पहले इसमें एक आप जो ग्राफ बनाते थे बचपन में तो मिनिमम मैक्सिमम की बात होती थी, तो 1 और 100 करोड़ के बीच में 99 करोड़ का गैप है। बट ठीक है, अगर आपने 1 करोड़ की भी उठाई हो या 100 करोड़ की भी उठाई हो, आपको 6 मार्क्स मिल सकते हैं एंड मैक्सिमम आपको इस कैटेगरी के अंदर 10 मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा फिर आपको एक टेक्निकल प्रेजेंटेशन देने को बिडर्स को बनाने के लिए बोली जाएगी, उसमें भी 20 मार्क्स आप ले सकते हो। अगर आपके ऊपर कमी है और आपकी टेक्निकल प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है तो आप यहां पे ज्यादा 20 मार्क्स ले सकते हो। टेक्निकल प्रेजेंटेशन में आपको अपना विजन बताना है आईएसएल के लिए, कमर्शियल स्ट्रेटेजी बतानी है आईएसएल के लिए, स्ट्रैटेजिक विजन बताना है आईएसएल के लिए, ये कैसे इंप्रूव करोगे टीवी एंड फुटबॉल कंटेंट के लिए, वैल्यू एडिशन कैसे करोगे, एंड आपकी टीम प्रपोज टीम का कि कौन होगा आपकी टीम के अंदर वो बताना है। एंड इसके अलावा इन्होंने ये लिखा हुआ है कि एएफएफ अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ बीएसी may call upon any and all bidders to make presentation to BAC on the aspect listed under in this criteria। अगर किसी क्राइटेरिया के ऊपर कोई प्रेजेंटेशन चाहिए तो जो आपकी बिड एवोल्यूशन कमेटी है वो एक प्रेजेंटेशन मांग सकती है एएफएफ से। ठीक है, अब देखिए डिक्लेरेशन है, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है इनके साथ तो सिंपल डेफिनेशन है। अब एक चीज और आ जाते हैं, पेमेंट टर्म क्या है। तो अनलाइक प्रीवियसली लास्ट 15 ईयर डील बिटवीन एफएसडीएल और आईएमजी रिलायंस अर्लियर एंड एएफएफ, उसमें क्या होता था हर 5 साल में पैसा बढ़ रहा था। ठीक है, अब इस केस में ये नहीं है कि पैसा बढ़ रहा है हर 5 साल में, बड़ा ही फिक्स शेड्यूल है, 15 साल का आपका टर्म है।
आपको या तो गारंटेड पेमेंट देनी है या 5% ऑफ योर ग्रॉस रेवेन्यूज। ग्रॉस एंड नेट रेवेन्यू होते हैं, नेट होता है आपके पोस्ट टैक्सेस देने के बाद, ये प्री टैक्स रेवेन्यू, इसके बाद टैक्स कटता है, पर उससे पहले पहले ही आपको 5% देना है या तो, या आपको गारंटेड पेमेंट देनी है एएफएफ को। ठीक है, अब ये 15 साल का शेड्यूल उन्होंने दे दिया, जो भी हायर होगा वो देना है, तो मोस्ट प्रोबेबली गारंटेड पेमेंट ही हायर होगी। अब आते हैं गारंटेड पेमेंट है कितने की। एग्जिस्टिंग जो आपकी डील थी वो आपकी 50 करोड़ की थी, 50 करोड़ की डील थी आपकी, और उसमें आप ध्यान रखिए उसमें आपको इंडियन फुटबॉल का सब कुछ मिल रहा था। बेसिकली कमर्शियल राइट जो थे आपके, पूरा एएफएफ क्या था आपके पास। अब आपके पास 37.55 करोड़ का है, और ये सिर्फ आईएसएल का है। ठीक है, ये बता दें आपको, सिर्फ आईएसएल का है। बेसिकली बचा हुआ बाकी जो भी हो एएफएफ के पास रहेगा, विच इंक्लूड नेशनल टीम्स, विच इंक्लूड आई लीग, विच इंक्लूड आईडब्ल्यूएल, विच इंक्लूड एवरीथिंग इन अंडर द बॉडी ऑफ एएफएफ के पास है। ठीक है, तो 37.5 करोड़ तो एएफएफ को मक्खन मिलना ही मिलना है भाई। अगर आपको ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो ये एएफएफ ने क्लियर कर दिया है। बाकी ग्रॉस रेवेन्यू की डेफिनेशन है जो मैंने आपको शॉर्ट समरी में ऑलरेडी बता दी है। पेमेंट शेड्यूल क्या है भैया, कब कब पेमेंट चाहिए, ये सारी बात इसके अंदर लिखी हुई है बचे हुए डिटेल्स में, राइट। किस डेट को होनी है, मंथ के किस कब इनवॉइस कब जाएगा, ये सारी चीजें इसके ऊपर लिखी हुई हैं। फोर्स मेजोर क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है, अगेन जो भी राइट्स हैं वो एएफएफ के पास ही रहेंगे, किसी थर्ड पार्टी के पास नहीं जाएंगे एज पर दिस डॉक्यूमेंट। बाकी कंडीशंस है कि ब्लैकलिस्ट कर सकती है बिडर को बीएसी, ये सारी चीजें, सब कॉन्ट्रिंग कर सकता है जो आपका क्या बोलते हैं जो भी पार्टी है वो जो उसको जीतेगी वो सब कॉन्ट्रिंग किसी और को भी कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है। ये आपका एनेक्शर ए है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, जो डिक्लेयर करना है आपके जो भी पार्टी इसमें इंटरेस्टेड है टू बिड करने के लिए। ठीक है, अब आप आगे चलते हैं, इसके अंदर एक और कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। एनेक्शर बी है फॉर्म ऑफ अंडरटेकिंग, जो आपको अगेन जो पार्टी इंटरेस्टेड है उनको ये भरना है, फैंस को नहीं भरना, ये जिनका इंटरेस्ट है उनको भरना है। ठीक है, फिर एनेक्शर सी है फॉर्म ऑफ कमर्शियल बिड, जो अगेन पार्टी है तो उनको एएफएफ को ही लिख के अपने बारे में भेजना है। तो आई थिंक दिस इज लास्ट। अब चलते हैं अगले डॉक्यूमेंट पे। अब दूसरा डॉक्यूमेंट जो है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, वो आपका ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट है और ये वॉल्यूम 2 है। तो उन्होंने 2 वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। जल्दी से आ जाते हैं, इसमें एग्रीमेंट है बेसिकली दोनों पार्टीज की। जब एग्रीमेंट साइन होगा तो एग्रीमेंट भी पब्लिक कर दिया, विच इज गुड इन सेंस कि हमें पता है कि इनके एग्रीमेंट में क्या है, एएफएफ का लोगो क्या है, ब्रॉडकास्टिंग वो चीजें क्या है, वो सारी चीजें ऑलरेडी इन्होंने डिफाइन यहाँ पे कर दिया है, राइट। इन्होंने एडवर्टीजमेंट राइट्स भी मेंशन करा, भी छोटा रखेंगे, जब आपके साथ क्लियर डिटेल होगी तो जहां पढ़ने की जरूरत है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। बाकी ये एग्रीमेंट में अगेन डेफिनेशन है सारी चीजों की, जो भी डेफिनेशन आपका यहाँ पे जरूरत है वो उन्होंने डिफाइन कर रखा है, जो फैंस को जानने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है उनको जानने की जरूरत है। अब आ जाते हैं यहाँ पे एक बारी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे आ जाते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या है यहाँ पे, ये उन्होंने बता रखा है कि परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जो भी अमाउंट है, जो भी इनका पहले साल का है 3 टाइम्स होना चाहिए ऑफ फर्स्ट पेमेंट, जो 37.5 करोड़ इंटू 3 उतने का आपको सिक्योरिटी अमाउंट रखना दिखाना पड़ेगा। इसकी ये कंडीशन है इस एग्रीमेंट में, तो ये एक हाईलाइट करने वाला पॉइंट था, तो मैंने आपको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, ग्रांट ऑफ कमर्शियल राइट, ये सारी चीज़ें इतनी अभी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए डिटेल में जानने के लिए, मैं आपको क्योंकि मेन है आपको मॉडल समझाना। ठीक है, इसमें यही बोला गया कि एएफएफ को जो भी व्यूअरशिप का डेटा है लीनियर डिजिटल वो दे देना है सीजन में 2 बारी, एक बार मिड पॉइंट में देना है, एक बार पर्टिकुलर 45 डेज एंड होने के बाद देना है। लीनियर ब्रॉडकास्ट का डेटा कैसे देना है, डिजिटल स्ट्रीम का कैसे देना है, ये यहाँ पे बताया गया है इस डॉक्यूमेंट के अंदर। वो ठीक है, इतना फैंस के लिए अगेन ये चीज़ें जानने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब है कि कमर्शियल राइट्स का डेवलपमेंट एक्सप्लॉयटेशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपके पास गवर्निंग काउंसिल बनने वाली है, जो बड़ा कंफ्लिक्टिंग पॉइंट होने वाला है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि गवर्निंग काउंसिल में 6 मेंबर्स होंगे। ठीक है, 2 इसमें एआईएफएफ के हैं, बिना किसी 1 रुपए इन्वेस्ट किए एआईएफएफ का 2 आ जाएगा। एक रिप्रेजेंटेटिव यहां पे जो कंपनी पैसे दे रही है 37.5 करोड़, अभी तक उनको सिर्फ 1 सीट मिली है काउंसिल के अंदर। 1 सीट आपके ब्रॉडकास्टर को मिल रही है, 2 सीट्स आपके क्लब्स को मिल रही है। क्लब्स के सीट्स ऐसी हैं, हर 2 साल में आपको अलग अलग क्लब्स को मौका मिलेगा
इसके अंदर। पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डिसीजन ऑफ द गवर्निंग काउंसिल शैल बी मेड थ्रू म्यूचुअल कंसल्टेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेज अमंग इट्स मेंबर इन द इवेंट ऑफ डेडलॉक। अगर डेडलॉक होता है तो सीनियर एआईएफएफ रिप्रेजेंटेटिव शैल हैव अ कास्टिंग वोट। Senior AIFF representatives shall also have a certain veto rights as may define in the governing council chartered। तो आपने काउंसिल तो बना दी, पर वहां भी मेजोरिटी की कहानी नहीं है कि मेजोरिटी क्या सोचती है। वहां पे ये है कि भैया अगर डेडलॉक होता तो AIFF का वोट फाइनल होगा। एंड अगर यहां पे कुछ चीजों में, कुछ टॉपिक में AIFF का वेटो राइट भी है, तो मतलब वही बॉस रहेंगे। सिंपल सी बात यह है। और हम इससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेनेशन सिंपल टर्म में AIFF कैसे ऑपरेट करती है, क्या ऑपरेट करती है, मैंने बहुत अगले वीडियोस में आपको बात ऑलरेडी बता रखी है। ठीक है, तो उसके अलावा आप देखोगे गवर्निंग काउंसिल का उन्होंने बताया है कि इस एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करना उनका काम है। बट उन्होंने एक और चीज बोली है, इस एक और कमिटी बनाई जाएगी, उसका नाम होगा मैनेजमेंट कमिटी। अगर आप देखते हो तो मैनेजमेंट कमिटी का काम बड़ा सिंपल है। उसके अंदर भी आप देखोगे आप क्या है, मैनेजमेंट कमिटी में 3 nominated by AIFF by the company and 3 from AIFF। 3 AIFF से होंगे, 3 कंपनी से होंगे in management committee and AIFF representative on the management committee shall be duly elected members with the experience of managing football related business। हमने देखा है फुटबॉल रिलेटेड बिजनेस किस तरह AIFF मैनेज करती है, वो अपने 3 मेंबर देंगी। एंड उन्होंने ये भी बताया कि मैनेजमेंट कमेटी साल में 2 बार मिलनी चाहिए। मैनेजमेंट कमेटी शैल बी ऑल्सो चेयर्ड अल्टरनेटिव by the representative of the company and the president of AIFF or his nominee। तो मैनेजमेंट कमेटी में जो प्रेसिडेंट है या जो भी आपका जो मेन मीटिंग शैल बी चेयर अल्टरनेटिव। चेयर मीटिंग जो होंगी वो एक बार कंपनी का बंदा, एक बार ही AIFF का बंदा करेगा। द कंपनी रिप्रेजेंटेटिव ऑन द मैनेजमेंट कमेटी शैल बी स्टैचर विच इज एटलीस्ट इक्वलेंट टू AIFF रिप्रेजेंटेटिव। तो मतलब जूनियर नहीं बिठा सकता, आपको सीनियर स्ट्रेचर का बंदा बिठाना पड़ेगा, जैसे AIFF के बंदे उसके अंदर होने वाले हैं। ठीक है, आप देखिए द पार्टीज म्यूचुअली अंडरटेक टू कंडक्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू अपॉन द कंक्लूजन ईच सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन। इसमें कि साल में मीटिंग करेंगे। ट्रेडमार्क क्या है भैया, वो AIFF के पास है। किसके ट्रेडमार्क, अभी तो ISL के ट्रेडमार्क FSGL के पास है, उनको ट्रांसफर करने पड़ेंगे पहले, फिर देखते हैं क्या है। प्रोटेक्शन ऑफ राइट, पब्लिसिटी ऑफ प्रमोशन, ये सारी चीजें डिफॉल्ट है, तो कोई बड़ी बात समझाने की नहीं है। इसके ऊपर आएंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिक्सर लिस्ट, बाय द वे ये एक पॉइंट रहता है, ये हाईलाइट कर लेते हैं। शेड्यूलिंग एंड कैंसिलिंग फिक्सर लिस्ट विच शैल बी म्यूचुअली एग्रीड एंड प्रिपेयर्ड बाय AIFF and the company as soon as practical but whenever possible not less than 3 months prior to match taking place। तो इस साल तो नहीं हो पाएगा, 3 महीने पहले, अगले साल से बात कर रहे हैं। AIFF shall promptly notify the company of any cancellation, reduction in scope and rescheduling of the competition of the matches। और उसमें बोला गया अगर मैचेस कम होते हैं, कुछ होते हैं, रीजन है, तो अमाउंट जो है उसके ऊपर चेंजेस आ सकते हैं। राइट, टर्मिनेशन पे दोनों पार्टीज टर्मिनेट कर सकती हैं विद डिफरेंट रीजन, हाईलाइट किया हुआ है, आप देख लेना पॉज करके अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है कि किस केस में टर्मिनेशन होगा। इंश्योरेंस असाइनमेंट, ये नोटिस वगैरह, बात सारी चीजें बड़ी हैं। इसके बाद देखो एक और चीज है, ये कुछ अलग नहीं है, अभी तक कुछ अलग नहीं है। ये गवर्निंग काउंसिलिंग और मैनेजिंग कमिटी एक अलग है, वो पहले नहीं था। बाकी आर्बिट्रेशन एंड गवर्निंग लॉ अभी भी AIFF के पास जाता है। कहानी सिंपल है कि इसमें बोला हुआ है कि कोई भी अगर आर्बिट्रेशन एंड डिस्प्यूट्स हैं वो मैनेजमेंट कमेटी के पास जाएंगे। अगर वहां से कुछ भी फेल होता है तब आपकी वो आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट में जाएगा, तो नॉर्मल प्रोसेसिंग होता है। बट बोला है कि 3 महीने में या आर्बिट्रेशन एंड कॉम्बिनेशन जो आर्बिट्रेशनल ट्रिब्यूनल है वो रिजल्ट दे दे। कुछ केसेस है बाय द वे, क्लियर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देते हैं, क्लब सैलरीज नहीं देते, वो केसेस अभी भी पेंडिंग है, AIFF में सालों साल से चले आ रहे हैं। ठीक है, जनरली क्या है, ये सारी डेफिनेशन है। अगेन आपको इंटरेस्टेड हो तो आप रुक के पढ़ सकते हो। तो ये कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पे साइन होगा, ये उम्मीद कर रहे हैं AIFF वाले इस पार्टी के साथ। ठीक है, अब आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 क्या है। बेसिकली क्या है, आपको पैसा AIFF को कैसा मिलेगा, गारंटेड पेमेंट यहाँ पे जो कह रहे हैं वो 37.5 करोड़ अगर आप देख रहे हो। तो पहली इंस्टॉलमेंट 10 तारीख को मांग रहे हैं, अगली इंस्टॉलमेंट 10 मार्च को मांग रहे हैं। ठीक है, ये बेसिकली इस सीजन की है। अगले सीजन की है 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट मांग रहे हैं। पहली है 10 जून को, दूसरी 10 सितंबर को, फिर 10 दिसंबर को, फिर 10 मार्च को। उन्होंने 4 इंस्टॉलमेंट में बचे हुए 14 साल में पेमेंट मांगी है।
AIFF ने, चाहे वो 37.5 करोड़ हो, चाहे 5% ऑफ ए ग्रॉस रेवेन्यूज आपके हो यहाँ पे। ठीक है, 15 साल का शेड्यूल दे दिया है उन्होंने, तो वो तो एक ही रख सकते थे, पता नहीं 15 साल क्यों डिफाइन किया है। इसके अलावा इन्होंने ग्रॉस रेवेन्यू, पेमेंट शेड्यूल की डेफिनेशन है, AIFF लोगो जो उसमें भी है नहीं, ऐड करना है इन्होंने। ठीक है, कंपटीशन का जो ट्रेडमार्क है वो जब इनको मिलेगा तब ये डाल देंगे। ठीक है, अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी एक मेजर चेंज हुआ है। ठीक है, मेजर चेंज क्या है, स्टेडियम्स के नेमिंग राइट ऑफ स्टेडियम, स्टैंड्स एंड अदर एरिया विच आर एट डेट ऑफ दिस एग्रीमेंट रिटेन विद द स्टेडियम अथॉरिटी के पास ही वो रहेंगे। ऐसे कंपटीशन वाले चेंज नहीं कर सकते। पार्टिसिपेशन टीम की स्पॉन्सरशिप उनके पास रहेगी। उसके अलावा पार्टिसिपेशन टीम को डिक्लेयर करना है स्पॉन्सरशिप एंड ड्यूरेशन ऑफ द सेम इन द 7 days ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ दिस एग्रीमेंट, अगर कोई भी उनके स्पॉन्सर्स है, सो दैट देयर इज नो कंफ्लिक्ट बिटवीन द स्पॉन्सर्स, कि अगर, क्योंकि जो लीग का स्पॉन्सर है वो उसके अपोजिट आप टीम नहीं ले सकती। एंड उसके अलावा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हाईलाइट अब तक किसी ने किया नहीं ट्विटर वगैरह में, आपको बता दूं, द कंपनी शेल प्रोवाइड AIFF को 9 पैरामीटर बोर्ड्स फॉर एवरी मैच इन रीजनेबल प्रोमिनेंट पोजीशन। 3 बोर्ड्स रहेंगे सिर्फ क्लब्स के पास। हाँ, द कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए 9 पैरामीटर बोर्ड्स AIFF को देना पड़ेगा कंपनी को, 3 मिलेंगे क्लब्स को, 6 मिलेंगे AIFF को, which shall be utilized to promote the game in football, consultation with the governing council, and which for avoidance of doubt shall not be sold to any sponsor or such third party। आप बताओ ना, स्पॉन्सरशिप का आप देखो, अगर 9 बोर्ड ऑलरेडी आपने ऑक्यूपाई कर दिए तो स्पॉन्सर्स को क्या दिखाओगे आप, मुझे बताओ। 9 अगर आपने बोर्ड ऑक्यूपाई कर दिए, तो ये भी बहुत एक जरूरी पॉइंट, ये पहले नहीं था, ये नया ऐड हुआ है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो मैंने कहा ये एक्सक्लूडेड राइट्स के अंदर की कहानी है। ठीक है, अब इसमें ये एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ चुका है कि प्रोडक्शन जो मैच का होगा उसके क्या रिक्वायरमेंट है। तो इन्होंने बहुत सिंपल बोल दिया है कि बेयर मिनिमम 11 कैमरे आपको चाहिए। ठीक है, एंड 3 और कैमरेज ऐड हो सकते हैं फॉर प्ले ऑफ ऑन द बिगर गेम्स। 14 कैम्स का सब आपको प्रोडक्शन चाहिए। इसका ये मतलब है, आपको बता दूं कि प्रोडक्शन कॉस्ट जो अभी थी उतनी ही रहेगी या थोड़ा सा आपको ऑप्टिमाइज कर सकते हो तो आप। ठीक है, आप देखिए इन्होंने बोला है रिप्लेस के लिए क्या चाहिए। ठीक है, तो स्टैंडर्ड जो रिक्वायरमेंट आपको चाहिए, डॉल्बी 5.1 का ऑडियो चाहिए, स्कोरिंग के लिए, ग्राफिक्स के लिए, एडिट सेटअप के लिए आपको क्या चाहिए, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, ये चीज यहां पे ऑलरेडी पता है, सेम रखा है इन्होंने। उसके अलावा इन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आया है वो यह है कि कॉपीराइट फॉर ब्रॉडकास्ट एंड स्ट्रीमिंग, चाहे कुछ भी हो, वो AIFF के पास रहेगा, वो IS या जो भी पार्टी है उनके पास नहीं जाएगा। AIFF के पास retain a right to use the copyrights as defined for promotion of Indian football or for any non-commercial purpose अगर जरूरत पड़े। Define window for live telecast, clips, retelecast, dishes shall be agreed upon between the governing council holder and the broadcast streaming platform with the approval of governing body। ठीक है, अब देखिए इसमें ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां इन्होंने गलती भी करी है। इन्होंने डिफाइन कर दिया है कि 14 टीमें आपकी पार्टिसिपेट करेंगी डबल राउंड, उसमें टोटल 189 मैचेस होने वाले हैं। ये पॉइंट याद रखना, आपको बाद में मैं बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है। उसके अलावा इन्होंने क्लियर कर दिया है कि 189 मैचेस अगर करने हैं, उससे कम करने पड़े तो ये पेमेंट एडजस्ट हो जाएगी, बट उसको देखना पड़ेगा। एंड पर गारंटी पेमेंट 30 करोड़ तक चाहिए इनको, बेसिकली इन्होंने बात बोली है। उसके अलावा अगले सीजन से AIFF विल मेक श्योर दैट 189 गेम्स पर सीजन आपके किए जाएंगे। यहां पे इन्होंने क्लियर किया है, मैंने आपको अंडरलाइन करके दिखा रखा है। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मैंने इंटरव्यू में बताया था आपको कि कोई भी फ्रेंचाइजी फी नहीं लगेगी, चाहे फाउंडिंग और नॉन फाउंडिंग पार्टिसिपेशन टीम के लिए। आपको फाउंडिंग टीम को आपको 10% देना है फ्रेंचाइजी फी का। उसके अलावा नॉन फाउंडिंग टीम को अपना आप 10 साल तक 20% देना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये बात पहले भी थी। उसके अलावा पहले सीजन से इंक्लूड हो जाएगा। उसके अलावा आप देखते हो तो प्रमोशन एंड रेलीगेशन इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा फर्स्ट ईयर से ही, जो 25-26 का सीजन है, एक प्रमोट होगी, रेलीगेट होगी टीम। पॉइंट नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए गिवन द प्रमोशन इंप्लीमेंटेड एट द एंड ऑफ 2020 सीजन,
नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट टीम फॉर सबसिक्वेंट सीजन शैल रिमेन, यहां पे इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है, ये यहां पे 14 ही आएगा, इन्होंने 12 कर दिया है, कैसे किया पता नहीं, या तो अज्यूम कर रहे हैं कि 2 टीमें हट जाएंगी। उस 14 टीम में बाय द मोहम्मडन स्पोर्टिंग इंक्लूडेड है, जो डिफॉल्ट कर चुकी है पेमेंट प्लेयर्स की, फीफा ने मल्टीपल बैन्स लगाए हैं, तो वो पता नहीं एफएफ ने क्या सोचा क्या नहीं सोचा है, ठीक है। बट इन्होंने बोला है कि गवर्निंग काउंसिल है कि वो नई टीम्स को ऐड कर सकते हैं थ्रू डायरेक्ट एंट्री इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। पर इन्होंने 12 टीम्स क्यों करी है किसी के समझ में यहाँ पे बात नहीं आया, लोग ये मान रहे हैं कि एरर है ये, राइट, उन्होंने ये गलती करके रखी है, ठीक है। इसके अलावा team does not adversely impact the center pool contribution to the participation team already existing in the council। उन्होंने बोली है कि अगर गवर्निंग काउंसिल कोई टीम ऐड करती है ऑन बेस्ट एफर्ट बेसिस तो उनके इंडक्शन से सेंटर पूल रेवेन्यू में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, तो वो आएंगे नीचे, ठीक है। अब रेलीगेशन टीम में एक मैं जो आपको इंट्रो में बात बताई थी, कोई टीम अगर रेलीगेट होती है तो उनको पैराशूट पेमेंट मिलेगी एज पर द टाइम स्पेंड इन द कॉम्पिटिशन। फॉर एग्जाम्पल इंटरकाशी आया लीग में, इस साल आते ही, मैं इंटरकाशी फैन को नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, तो आप पर्सनली कोई मत लेना प्लीज। पहले साल में अगर वो रेलीगेट हो जाते हैं तो उनको मोटा 0% का पैराशूट पेमेंट मिलेगा, क्योंकि एक साल पहले साल में ही हो गए। आफ्टर 2 साल जब अगर लीग में रह जाते हैं तो 20% को उनका एक पैराशूट पेमेंट मिलेगा, यू नो। हाँ, तो 2 साल है तो 20% मिलेगा, 3 साल में 30% मिलेगा, अबव 3 इयर्स 40% ऑफ सेंटर पूल रेवेन्यू उनको मिलेगा, ठीक है। अब ये बात देखिए, पैराशूट पेमेंट जो एआईएफएफ को देनी है, ठीक है, अगर जिस टीम ने 2 साल कंप्लीट कर लिए हैं कंपटीशन में तो 1 साल तक पेमेंट एआईएफएफ उनको करेगा। यहां पे उन्होंने ये बात मेंशन करी हुई है, आप देखोगे अगर किसी भी टीम ने 2 साल तक पार्टिसिपेशन आपका कर लिया है कंपटीशन में, 2 years फॉर सच पार्टिसिपेंट वो कंप्लीटेड फॉर सॉरी, पेमेंट का क्या शेड्यूल होगा, ये पीछे वाला पार्ट काट देना, अपडेट जो भी था देख लेना। पेमेंट का क्या शेड्यूल होगा आप देखिए, ये चीज है, पैराशूट पेमेंट शैल मेड बाय एआईएफएफ बाय द फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year। अगर आपने 1 साल तक देना है पैराशूट पेमेंट, अगर आपने 2 साल कंप्लीट किए हैं लीग के अंदर, या आपको 2 साल तक देना है पैराशूट पेमेंट अगर आपने 3 और मोर इयर्स के लिए आपने आईएसएल में कंपीट किया है। एंड जिस टीम ने 3 साल तक उसके ऊपर फॉर इंस्टेंस फॉर अ पार्टिसिपेटिंग टीम वो कंपीटेड फॉर 3 years, द पैराशूट पेमेंट फॉर ईच ऑफ द 2 years shall amount equal to 15% of the applicable of the center pool revenue for the year in which sub participant is relegated and the same amount shall be paid annually over the 2 years 15। तो बेसिकली क्या सीन है, मैंने लीग में 3 साल कंप्लीट कर दिए, मैं इस सीजन रेलीगेट हो गया तो मुझे इस साल भी 15% मिलेगा, आने वाले 2 सालों तक भी 15% की पेमेंट मुझे दी जाएगी फ्रॉम सेंट्रल पूल ऑफ रेवेन्यू। तो ये अगर कोई टीम अर्जेंटली ऊपर आती है, डाउन जाती है, तो उनको कुछ नहीं मिलेगा, ये यहां पे क्लियर कर दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने डेफिनेशन दी है कि कंपनी जो आएगी वो रिस्पॉन्सिबल होगी प्रिपेयरिंग अ फिक्सचर लिस्ट, प्रोड्यूसिंग द टूर्नामेंट, मैनेजिंग द एंटायर ऑपरेशन ऑफ द कॉम्पिटिशन फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट ऑफ व्यू, ऑर्गेनाइजिंग प्ले ऑफ, final scheduling the match, compulsory following a transparent bidding process for selecting media rights partner in order to maximize the value of competition the club large, exploiting the central commercial right of competition, marketing the competition in a suitable manner to improve the stature of basic। क्या काम उनका है वो उन्होंने क्लियर कर दिया है। उसके अलावा जिसको लेके फैंस काफी खुश हो रहे हैं, जो कॉस्ट बढ़ा रही है कंपनी की, फॉर प्रोवाइडिंग अ वीडियो सपोर्ट सिस्टम फॉर 25-26 सिस्टम ऑनवर्ड्स फॉर अ 5 year टर्म्स। पर यह नहीं बताया गया कि वीडियो सपोर्ट सिस्टम जो बना रहे हैं वो किस बेसिस के लिए कहां यूज होगा, कोई डेफिनेशन उसकी दी नहीं गई है। बट यह बोला गया है म्यूचुअल डिस्कशन के बाद 6th year ऑनवर्ड्स इसको अपग्रेड कर सकती है वीएआर में। तो क्या ये मिनी वीएआर होगा वो अभी कोई डिफाइन नहीं किया गया है। अब बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे चीज आ गई है, देखिए, कंपनी शेल डिस्ट्रीब्यूट सेंट्रल पूल ऑफ पार्टिसिपेशन टीम इन द कॉम्पिटिशन। सेंट्रल पूल क्या है, सेंट्रल पूल आपका टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय द कंपनी थ्रू मोनेटाइजेशन ऑफ कमर्शियल राइट अंडर दिस एग्रीमेंट एक्सक्लूडिंग द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द पार्टिसिपेशन टीम एंड नेट ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट। तो जो भी खर्चा होगा प्रोडक्शन कॉस्ट का एंड जो पार्टिसिपेशन टीम अपना फ्रेंचाइजी फी की तरह शेयर देंगी, एज अ रेवेन्यू शेयर करेंगी, वो उसके अलावा जो पैसा होगा, चाहे ब्रॉडकास्ट का हो चाहे स्पॉन्सरशिप का, वो आपका सेंट्रल पूल में आएगा। अब देखिए
sharing of center pool with the participant deals are decided by the company. However, sharing between a founding and a non-founding participant team shall be differential, where the difference is the percentage share by the founding and non-participant shall be at least 20%. तो 20% का डिफरेंस होगा वहां पे फाउंडिंग एंड नॉन फंडिंग टीम्स में सेंट्रल पूल ऑफ रेवेन्यू। आप अगर आप देखते हो तो मुझे जहां तक अभी देखोगे आप, फाउंडिंग टीम्स वाला कॉन्सेप्ट इसी साल आया है। पहले क्या होता था, आपको नहीं पता तो 80% क्लब्स को मिलता था, 20% एफएसजीएल रखती थी पहले 9वें साल तक। 10वें साल के बाद जो इस साल सीजन गया है, इस साल क्योंकि रेवेन्यू शेयर चालू हुआ है तो 60% क्लब्स को जाता है सेंट्रल पूल से और 40% एफएसजीएल रखती थी, बट वो अरेंजमेंट बाहर जा चुका है। उसके अलावा आप देखते हो तो सेंट्रल पूल का डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिसिपेंट्स आर डिसाइडेड basis on the commercial deals. The company shall have a discretion decide to after mentioned distribute share, but it should not be lower in the 25-26 season than the weight average of percentage sharing the participating team on the 24-25 season of the competition. जितना पिछले साल का सेंट्रल पूल से रेवेन्यू क्लब्स को मिला है, जिसमें फ्रेंचाइजी फी भी जाती थी, उससे कम नहीं हो सकता इस साल का सेंट्रल पूल ऑफ रेवेन्यू। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल पूल रेवेन्यू बिटवीन फाउंडिंग नॉन फाउंडिंग पूल टीम shall be reviewed by AIFF from time to time as a description basing feedback of participating team, also depending upon the period of media rights of the sponsorship deal। में अगर वो चेंज हो तो चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखते हो, कंपनी shall required, एक नई चीज जोड़ दी है, ग्रास रूट डेवलपमेंट ऑफ इंडियन फुटबॉल के लिए कंपनी को 2.5% ऑफ द रेवेन्यू पहले 5 साल में देने, ग्रॉस रेवेन्यू 5% ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू नेक्स्ट ईयर में देनी है। अब देखिए ये कहां से आया, कोई मार्केट स्टडी करी केपीएम नहीं, ये आया है बिकॉज रिलायंस फाउंडेशन आईएसएल क्लब को 2 करोड़ रुपीस देता था फॉर अ ग्रास रूट डेवलपमेंट ऑफ फुटबॉल। जो खर्च कहां करते किसी को पता नहीं, वो अलग कहानी है, बट वो रिलायंस फाउंडेशन करता था। वो देख के इन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट में भी डाल दिया है कि कंपनी को, जो कंपनी आएगी इनको देना पड़ेगा, और ये भी बोला गया है कि above subject is review of the governing council basis on the media right deal renewal cycle and value derived thereafter. Above payments can be made in the form of CSR contribution of company or its affiliate or in part of whole subject to applicable law and compliance. पर FSDL का एफिलेट नहीं था रिलायंस फाउंडेशन, वो अलग से इंडिपेंडेंटली दे रहे थे इनको, CSR का पैसा दे रहे थे, वो बात है। दूसरी बात है, कह रहे हैं कि ये चेंज हो सकता है बेस्ड ऑन ना मीडिया राइट डील, बट ये बताइए ना कि ये 2.5% और 5% अभी किस डील के हिसाब से आया है, कि उस डील के बारे में कुछ नहीं बताया गया कि मार्केट में ब्रॉडकास्ट डील क्या है इस टाइम पे, वो डेटा किसी के पास नहीं है। ठीक है, अब आप आगे आते हो 14 पे, फॉलोइंग शैल बी द कंडीशन ऑफ पार्टिसिपेशन टीम। अब पार्टिसिपेशन टीम को क्या मिलेगा, 70% कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द कंपनी फॉर ग्रास रूट डेवलपमेंट एंड सच अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द पार्टिसिपेशन टीम। जो भी है, जो ऊपर कंट्रीब्यूशन है ग्रास रूट के लिए 70% को मिलेगा। द बैलेंस अमाउंट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द आई लीग क्लब्स बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एआईएफएफ। तो एआईएफएफ का मन करेगा तो आई लीग क्लब को दे देंगे वो 30% पैसा, नहीं मन करेगा तो उनके ऊपर है। द अमाउंट मेंशन्ड आर मैंडेटेड टू स्पेंड ऑन द ग्रास रूट डेवलपमेंट पार्टिसिपेंट एंड विल सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ गवर्निंग काउंसिल। अब देखिए, मुझे बताइए, फीफा से, एएफसी से ग्रास रूट ग्रांट आता है, क्या एआईएफएफ शेयर करता है क्लब्स के साथ? नहीं करता, बट वो बोल रहे हैं कंपनी को दो आप, उसमें 70% आईएसएल क्लब को जाएगा, 30% अगर हम चाहेंगे तो आई लीग क्लब हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है उस बात की भी। ठीक है, देयर शैल बी, अब आ जाता है सैलरी कैप पे, फैंस खुश हो रहे हैं, सैलरी कैप आ गया, सैलरी कैप पहले भी था, अभी भी है, कोई चेंज नहीं है। कह रहे सैलरी कैप आ गया है और वो आपका 18 करोड़ है, जो था वही है, इसके अंदर बोनसेस भी है, सब कुछ है, ये डेफिनेशन एज इट इज जो अभी भी है वो है, पर सैलरी कैप को इन्फोर्स नहीं किया गया इंडियन फुटबॉल में, प्रॉब्लम वहां है। ठीक है, एंड उन्होंने बोला है मार्की प्लेयर्स पे भी होगा, इंडियन फॉरेन सब पे होगा, कोचिंग स्टाफ के ऊपर नहीं होगा। सैलरी कैप में सबको आना पड़ेगा, कोच एंड टेक्निकल स्टाफ नहीं है। उसके अलावा एआईएफएफ टाइम पे चूज कर सकती है कि अगर कुछ ब्रांड में कुछ मैक्सिमम करना है, सैलरी कैप में चेंजेस करने कर सकती है, एंड स्क्वाड साइज वगैरह कंपनी से बनाएगी। सैलरी पे आउट शैल बी ऑडिटेड एंड ऑफ द ईच सीजन बाय एआईएफएफ एंड सुटेबल पेनल्टीज शैल बी लेव्ड इन केस ऑफ ब्रीच। सारे 5-6 क्लब, मैंने बताया आपको बहुत बारी, बहुत क्लब ब्रीच करते हैं, कुछ हुआ नहीं आज तक। ये रिलेटिव को आप पैसा नहीं दे सकते, ये पहले भी था, अभी भी है, नथिंग न्यू। ठीक है, उसके अलावा आप देखोगे द पार्टिसिपेंट टीम शैल बी रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द गवर्निंग काउंसिल एनी इंडिविजुअल स्पॉन्सरशिप
endorsement agreement entered into a participation player and the participant team and its subsidiaries, affiliate, ultimate beneficiary owner. The governing council reserve the rights to review such agreement and take appropriate action if it determine that terms significantly exceed the prevailing market rate for such participation player. तो player के ऊपर उन्होंने जो है क्लियर कर दिया है. उसके अलावा आप देखोगे ओन ग्रासरूट डेवलपमेंट के लिए उन्होंने एक नया निकाला है 2.5% ऑफ पार्टिसिपेंट टीम रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू लेस इनकम फ्रॉम सेंट्रल पूल, जो सेंट्रल पूल से वही रेवेन्यू सेंट्रल पूल से नहीं आएगा. उसके अलावा पहले 5 साल के लिए 2.5% खर्च होगा, अगले 10 साल के लिए 5% खर्च होगा. ये उन्होंने बोला क्लब को अपने रेवेन्यू के. पर मैं जानते हैं, मैंने बताया इंट्रो में, कुछ क्लब्स तो रेवेन्यू करते ही नहीं है, शायद वो खर्च भी ना करें. तो कहानी वहां पे हो गई. ठीक है. एंड एक पॉइंट ये पहले भी था, फीफा रेगुलेशन के हिसाब से प्लेयर्स को रिलीज करना पड़ेगा नेशनल टीम्स के लिए, बट हमने देखा एएफएफ कितने प्लेयर्स ले पाती है आईएसएल क्लब से. ठीक है, आगे चलते हैं, टिकटिंग के ऊपर आते हैं. तो टिकटिंग तो भैया लीग स्टेज के जो मैचेस हैं उसके मैचेस के इनकम वगैरह होस्टिंग क्लब्स के पास है. इनकम वही प्रिंट करेंगे, वही रेवेन्यू रखेंगे. नॉकआउट गेम्स के इनकम लीग को जाएगा, जो कंपनी होगी उसको जाएगा. रेफरिंग के लिए है, अभी भी एएफएफ करता था, आगे भी एएफएफ करेगा. ठीक है. एंड इसके अलावा एएफएफ शेड रिस्पॉन्सिबल अपलोड द इंटीग्रेटिव आईएसएल थ्रू इट्स इंटीग्रिटी ऑफिसर. ये हो गया डॉक्यूमेंट का. अब आते हैं कि मैथ्स ये क्यों सेंस नहीं बनती, इसके तरफ आते हैं. अब पहले ना एक बार एग्जिस्टिंग मॉडल समझ लेते हैं, जल्दी से मैथ्स कर लेते हैं, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे और क्यों किसी को लॉस होता था, क्या होता था. देखिए, इसमें मैं जो सीजन गया उसकी बात नहीं कर रहा हूं, 23-24 सीजन की बात करते हैं, क्योंकि लास्ट सीजन में फ्रेंचाइजी फी का अप एंड डाउन हुआ तो क्लैरिटी किसी को नहीं आई, तो वो उसके आगे भी ज्यादा मैथ्स का आइडिया किसी को है नहीं. एग्जिस्टिंग डील में लास्ट 5 ईयर तक एफएसडीएल ने एएफएफ को 50 करोड़ दिया है. ठीक है. उसके अलावा जो क्लब्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, फाउंडिंग नॉन फाउंडिंग जो भी है, फॉर एग्जांपल पुराने क्लब्स वो 12 करोड़ के आसपास फ्रेंचाइजी फी आपको दे रहे थे. ठीक है. और पंजाब एफसी फॉर एग्जांपल अराउंड 16 to 18 करोड़ के बीच में फ्रेंचाइजी फी सीजन के स्टार्टिंग में एफएसडीएल को दे रहे थे. राइट, इनकी इनकम कह लो या जो भी कह लो. उसके अलावा 275 करोड़ की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है, अप्रोक्स वैल्यू है जो जियो दे रहा था आईएसएल को फॉर ब्रॉडकास्टिंग. ये ब्रॉडकास्टिंग के लिए, राइट्स के लिए ये दे रहा था. अब देखो ऑन एवरेज अगर आप पकड़ लो, मैंने जैसे बोला मोहम्मडन ने तो फ्रेंचाइजी फी दी नहीं, पर मान के चलिए इस पिछले सीजन की बात कर रहा हूं, पंजाब वाले सीजन तक अगर आप ऑन एवरेज की बात करते हो तो 275 करोड़ प्लस ऑन एवरेज आप लगाओ, कहीं ना कहीं मैं मान रहा हूं कि 14 टीमें थी तो 13 टीमें हो गई आप, एंड 13 टीमें का ऑन एवरेज मैं 12 करोड़ का वो रेवेन्यू लगा रहा हूं कि 12 करोड़ की फ्रेंचाइजी फी उनको देते थे. तो टोटल जो साइज है इस डील का अभी करने के लिए अगर आप देखोगे, तो अगर 13 टीमें थी और 12 करोड़ दे रहे हैं और टोटल फ्रेंचाइजी फी अराउंड आपका 150 करोड़. ये मैं सारे अप्रोक्स नंबर लगा रहा हूं. एन प्लस आपका 275 करोड़ का रेवेन्यू जो जियो दे रहा था वो आ रहा था. इनको प्लस करते हो आप दोनों को. ठीक है, 150 मैंने अप्रोक्स लगाया है एंड 275, तो आपका 425 करोड़ हाथ में थे आपके पास, एफएसडीएल के पास अप्रोक्सीमेटली फिगर है. उसके अलावा छोटी मोटी स्पॉन्सरशिप डील थी, कुछ मेजर स्पॉन्सर्स आईएसएल के पास नहीं थे. ये विद फ्रेंचाइजी फी है. प्रॉब्लम वहां आनी चालू हुई जब फ्रेंचाइजी फी हटनी चालू हुई. अब देखिए, अब आप खर्चे मोटे मोटे मान के चलते हैं कि मोटे मोटे खर्चे क्या चल रहे थे और कैसे फिर क्लब्स को पैसा वापस मिला है. ठीक है. इसमें से डायरेक्ट 50 करोड़ तो आपके एएफएफ ने ले लिए. अगर आप देखते हो ये डायरेक्ट एएफएफ ने ले लिए, तो आपके पास क्या बच गया यहां पे, 375 करोड़ बच गया. ठीक है. अब इस 375 करोड़ में आपको लीग का प्रोडक्शन जो ब्रॉडकास्ट है, जिस क्वालिटी का हो रहा था, अप्रोक्सीमेटली नंबर्स जो मुझे सुनने में मिले हैं वो 60 से 70 करोड़ का है कि टोटल प्रोडक्शन का खर्चा, कैमरा, क्रू, ट्रैवल, ये सब चीज का खर्चा यहां पे 60 से 70 करोड़, 70 करोड़ मान के चल लेते हैं. ठीक है. ये हो गया आपका 70 करोड़ आपका प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई. ठीक है.
तो ये आप कहीं ना कहीं आपके पास बचे रहे 305 करोड़। एंड इसके बाद 305 करोड़ के बाद आप एक और चीज लगाइए, एफएसडीएल के खर्चे जो लीग ऑपरेट करने के हैं, ये भी मुझे लगता है हायर साइड पे है। अप्रोक्सीमेटली में जो उनकी कंपनी के खर्चे हैं, जो भी एम्प्लॉयज हैं, ऑपरेशन, मीडिया ऑपरेशन, डिजिटल ऑपरेशन, वेबसाइट चलाना, ये सब वो इंडिपेंडेंट है प्रोडक्शन के। प्रोडक्शन इज ओनली रिलेटेड टू ब्रॉडकास्ट, उसका 50 करोड़ लगाइए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली आपके पास जो नेट फिगर बचता है सेंट्रल पूल में, वो बच रहा है अराउंड 250 करोड़, ठीक है। ये मैं एक सीजन पहले की बात बता रहा हूं। 250 करोड़ डिवाइडेड बाय 13 जो आ रहा है, तो यही फिगर, मैंने ये नंबर्स वेरीफाई किए हुए हैं, अराउंड 19.23 करोड़ पर क्लब आ रहा है, ठीक है। अब ये एवरेज अप एंड डाउन होता है, पुराने क्लब को ज्यादा मिलता है, नए क्लब को थोड़ा कम मिलता है, एंड चैंपियन टीम फिर पोजीशन अप एंड डाउन होती है। बट मैंने जिस सीजन मुंबई लीग जीती थी, फिर उस सीजन की बात कर रहा हूं, यही फिगर चैंपियन टीम के आसपास पहुंच जाता है, 19.32 करोड़। इसमें मैथ्स जानने वाली बहुत जरूरी क्या है कि स्टार्टिंग में 12 करोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद इनको सीजन के एंड में अदर देन विनिंग्स सेंट्रल पूल से 19.823 करोड़ का क्लब के पास आता है, ठीक है। ये मैथ्स थी। एंड उसके अलावा आप देखिए, जो भी इतना अगर पैसा नहीं बन रहा है थोड़ा दाएं बाएं, तो वो एक्स्ट्रा पैसा एफएसडीएल को अपनी जेब से डालना है। मेरी राइटिंग गंदी मुझे पता, पर थोड़ा एडजस्ट कर लो आज के लिए सिर्फ, ठीक है। तो 19.23 करोड़ के तो क्लब को ऑन एवरेज अगर आप बात करते हैं, क्लब को जो पैसे मिल रहे थे, ठीक है, तो ऑन एवरेज आईएसएल क्लब 12 करोड़ की फ्रेंचाइजी फी दे रहा था, एंड ऑन एवरेज उनको 13 से 18 करोड़ सेंट्रल पूल से आ रहा था। मैंने बहुत पहले एक बात बोली थी कि एक रूमर चला है कि ब्रॉडकास्ट का कोई पैसा आईएसएल क्लब्स को नहीं मिलता। मैंने आपको बताया है कि 275 करोड़ जाता था किटी में और वही डिस्ट्रीब्यूट होता था। अब इस चीज में क्या हुआ, एआईएफएफ को 50 करोड़ मिल गए, ठीक है, और क्लब्स को आप देखोगे तो नेट, मतलब अगर 12 करोड़ का देके और 13-18 से मैनेज करके, तो अराउंड 5 से 6 करोड़ का नेट पैसा उनको मिल गया उनकी पॉकेट में, ठीक है। एंड अगेन, अब मैं कोई एफएसडीएल के साथ नहीं रहा, उनको इनकम के इसके अलावा कोई सोर्स है नहीं, फीफा के साथ डील है, कुछ खास वहां से आता नहीं, कोई टाइटल स्पॉन्सरशिप उनके पास थी नहीं, तो ये कहीं ना कहीं एफएसडीएल का जरिया पैसा बनाने का ये था। अब दिक्कत होनी चालू हुई जब इस साल पिछला सीजन गया 24-25, जब वो मैंने बताया ना 224-25 करोड़ जो मिल रहा है फ्रेंचाइजी फी से, 8 क्लब्स की फ्रेंचाइजी फी आनी बंद हो गई, ठीक है। अभी इस साल आप देखोगे 13 टीम्स थी आईएसएल में, और उसमें से 8 टीम्स की फ्रेंचाइजी फी हट गई, नो फ्रेंचाइजी फी आ गई वहां पे, ठीक है। इनका क्या है, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू उन्होंने शेयर करना चालू किया एफएसडीएल के साथ। मैंने आपको यह भी बताया है कि बहुत सारी टीमें इतना खास स्पॉन्सरशिप में करने रही है, मे बी अदर देन केरला, बेंगलुरु, मे बी गोवा एंड बिट ऑफ मोहन बगान, जिनकी स्पॉन्सरशिप ठीक है, बाकी इतना मोटा पैसा कोई स्पॉन्सरशिप का करता नहीं है। तो ये मैथ्स फिर हिलनी चालू हो गई, समझ रहे हो आप, कि जो ये मैंने स्टोरी बताई, अगर एक भी इसमें प्लग इन हटा देते हो तो प्रॉब्लम हो जाती है। अब मेजर प्रॉब्लम देखो, एक चीज ये भी है, अगर आप देखते हो, अब ये जो नंबर्स है मैंने आपको अप्रोक्सीमेटली बताए। अब देखो क्या होता है कि ये सारे नंबर्स जो भी है ना, ये आपके डिपेंड कर रहे हैं ये 275 CR की ब्रॉडकास्ट डील के ऊपर, ठीक है। बिना इसके ये नंबर्स और ये सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। एंड प्लस ऑफ कोर्स जो क्लब्स अपनी फ्रेंचाइजी फी दे रहे थे, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब एआईएफएफ ने ब्रॉडकास्ट डील की कुछ बात ही नहीं करी है, ठीक है, उन्होंने कोई बात नहीं करी है, पर उन्होंने सिस्टम में बदलाव कर दिया। उन्होंने कहा है कि नो फ्रेंचाइजी फी, तो क्लब स्पॉन्सरशिप बनाए ना बनाए कोई गारंटी नहीं, पर फ्रेंचाइजी फी देने की जरूरत नहीं है। एंड ब्रॉडकास्ट डील की कोई कहानी एएफएफ ने डाली नहीं, ना केपीएमजी ने कोई सर्वे किया, ना एएफएफ ने करा, बट कुछ कहानी, कुछ पता नहीं वहां पे क्या होगा। अब देखिए इसमें बदलने क्या वाला है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है।
इसमें क्या, अब देखो, अब नया सिस्टम जो है आपका, न्यू सिस्टम, अब एएफएफ क्या बोल रही है, हमको आप दे दीजिए भैया बिना किसी मतलब के 37.5 करोड़, ये एएफएफ को जाना है, प्लस अराउंड सम कुछ जो ग्रास रूट के लिए कमिट करना है, वो पैसा अलग आपको देना है, उसका अमाउंट अभी 2.5% ऑफ रेवेन्यू है ग्रास रूट के लिए। ठीक है, अब आप देखिए, पहले करते हैं क्लब के तरफ से एक स्टोरी, मतलब क्लब के तरफ से करते हैं एक बारी कि क्लब्स को क्या करना है टू ब्रेक इवन। ठीक है, मान के चलिए आइडियल क्लब की हम बात करते हैं, जमशेदपुर एफसी सबसे आइडियल क्लब है, उनका खुद का है जो भी है मामले, अनप्लस वो सैलरी कैप उन्होंने आज तक कभी ब्रीच नहीं किया लीगली इनलीगली, तो मान के चलते हैं उनकी स्क्वाड के खर्चे हैं 18 करोड़ के सैलरी। ठीक है, देन टेक्निकल स्टाफ एंड अदर खर्चे और लगा लीजिए ऑपरेशंस के 12 करोड़ की उनके खर्चे हो गए। ठीक है, तो उनका टोटल जो खर्चा है वो 30 करोड़ का हो गया। आप मान के चलिए एक क्लब, सारे क्लब हाई स्पॉन्सरशिप नहीं लेंगे, केरला मान के चलिए 15 करोड़ लेगा तो कोई 5 करोड़ लेगा, ऑन एवरेज पकड़ के चलते हैं 5 to 7 करोड़ की स्पॉन्सरशिप का खर्चा, मतलब स्पॉन्सरशिप रेज कर पाएगा क्लब, प्लस मान के चलिए कि उसमें टिकटिंग का भी है, मर्चेंडाइज का भी है, इतना ज्यादा अमाउंट उसका होता नहीं है, राइट। और ये मैंने आइडियल क्लब की बात की ना, स्टेडियम के खर्चे कम है, केरला के खर्चे बहुत ज्यादा हैं स्टेडियम के, गोवा के खर्चे बहुत ज्यादा हैं स्टेडियम्स के, तो हर क्लब में, बेंगलुरु के खर्चे ज्यादा हैं, तो और ये मैंने आइडियल खर्चे, इसमें यूथ के खर्चे डाले नहीं, सबको सिर्फ वुमेन्स टीम, सिर्फ मेंस टीम की बात कर रहा हूं, तो आपको टोटल 18 करोड़ का खर्चा प्लस 30 का टोटल हो गया, 5-7 करोड़ आपने स्पॉन्सरशिप में कमा लिए, टिकटिंग में कमा लिए, तो कहीं ना कहीं आपको 22 करोड़ रुपए चाहिए अगर आपको ब्रेक इवन करना है फ्रॉम सेंट्रल पूल ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं वेरी करेगा, जमशेदपुर अलग लेवल का क्लब है, मोहन बलांग का खर्चा अलग, मुंबई का अलग, केरला का अलग, पर आपको मिनिमम 20 से 22 करोड़ चाहिए अगर आपको एज अ क्लब ब्रेक इवन करना है। पहले 10 साल नहीं किया, अगले 15 साल तक करोगे क्योंकि गारंटी उसकी भी नहीं है। अब इस 22 करोड़ की कहानी कहां से आएगा, सेंट्रल पूल से आएगा, सेंट्रल पूल में पैसा कहां से आएगा वो कोई नहीं बता रहा है। ऑलरेडी खर्चा उन्होंने 37.5 करोड़ का मान लिया है, एएफएफ को उनको देना है। आपको एक खर्चा और बता दूं, 189 मैचेस हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने प्रोडक्शन कैमरे भी बता दिए कितने प्रोडक्शन कैमरे हैं। ठीक है, अगर आप मान के चलते हो कि मैं 30 लाख रुपए का कर दूं पर मैच, या 20 का, चलो 20 का कर देते हैं, 20 लाख का अगर मैं पर मैच भी कर दूं, ठीक है, कि प्रोडक्शन का खर्चा आएगा, तो 189 मैच का आपको जो प्रोडक्शन कॉस्ट पड़ेगी वो अराउंड 38 करोड़। ये मैंने लोअर साइज बताया बाय द वे, अभी ये 60-70 करोड़ के आसपास जानता है, मैंने ऑलरेडी ऑप्टिमाइज करके खर्चा कम कर दिया है, तो प्रोडक्शन क्वालिटी भी गिर सकती है, कैमरे बढ़ा देंगे पर क्वालिटी सेम ना हो। ठीक है, ये आपकी आ गई है प्रोडक्शन की कॉस्ट। ठीक है, ये प्रोडक्शन की कॉस्ट आ गई है, तो आप अब प्लस आप मान के चलिए पहले वो 40-50 अपने ऑपरेशन में खर्च कर रहे थे, एफएसडीएल जो भी आता वो ऑप्टिमाइज ऑपरेशन करेंगे एंड वो अपना ऑपरेशन मान के चलिए वो 20 करोड़ में कर देंगे। मैंने ये बेयर मिनिमम बताया है बाय द वे, ये मैं बहुत लोअर साइड में कर रहा हूं क्लब की तरफ से भी और उनकी तरफ से भी। अब आप देखिए खर्चे कितने हो गए हैं जो कंपनी इस चीज में आएगी। ठीक है, 38 करोड़ प्लस 20 करोड़, तो ये आपका लगभग 100 करोड़ का हो जाएगा, इंक्लूडिंग ग्रास रूट के फिगर का भी 100 करोड़ का उनका खर्चा हो गया। ठीक है, अब आप देखिए कि 100 करोड़ ऑलरेडी सीजन स्टार्ट होने से पहले कंपनी का खर्चा बन चुका है। अब इसको प्ले करने के लिए क्लब्स को चाहिए हर सीजन सेंट्रल पूल से इतना 22 करोड़, 100 करोड़ का खर्चा उनका ऑलरेडी। तो अब आप बताइए कि जो ब्रॉडकास्टिंग और स्पॉन्सरशिप जो भी कंपनी जनरेट करेगी उनको कितना चाहिए होगा कि क्लब को 22 करोड़ भी मिल जाए, 22 ना मिले 15 मिल जाए, तो क्लब का एक आइडियल क्लब का लॉस 5-7-8 करोड़ होगा जमशेदपुर जैसे क्लब का, या अगर जो भी क्लब जो कम खर्चा करना चाहता है। एंड अब प्रॉब्लम क्या है, क्लब्स कह रहे हैं रेलीगेशन है, तो जो क्लब कम खर्चा करके ऑप्टिमाइज कर रहा था कॉम्पिटिटिव, अब उनको खर्चा करना पड़ेगा क्योंकि उनको कंपीट करना है लाइक ऑफ बिगर टीम, तो रेलीगेट हो जाएंगे। अब इस मैच में
जहां उनका 100 करोड़ का मैं कम खर्चा है, बहुत ही कम लेके चल रहा हूं। अब इस चीज में आप मान के चलिए, आप एक कहानी आप डाल दें कि आप 400 करोड़ भूल जाइए, आप 275 करोड़ की लास्ट डील थी वही होगा, तो आप मान के चलिए कि आप 275 की सेम डील अगर एफएसडीएल आती है तो आपको मिल जाएगा जियो से, जो जियो स्टार है उससे मिल जाएगा। तो आपके पास 175 करोड़ के आसपास आपको सेंट्रल पूल रेवेन्यू बनेगा। ठीक है, आप इसको अगर डिवाइड कर दें 14 क्लब से, एंड आप इसमें थोड़ी स्पॉन्सरशिप भी डाल दें, पहली बात है स्पॉन्सरशिप डाल दें, मान के चलिए आप 200 करोड़ कर देते हैं टोटल। ठीक है, 200 करोड़ आप कर देते हैं किसी तरीके से आफ्टर योर खर्चे एंड ऑल, तब जाके जब 200 करोड़ आप करते हो, तब जाके 14 क्लब्स के पास, तब जाके क्लब्स को आइडियली, बहुत आइडियल वर्ड है ये, 14.28 करोड़ मिलेंगे। एंड 22 करोड़ का था तो सर वो जमशेदपुर एफसी का था, जो दूसरे क्लब उनके खर्चे ऑलरेडी ज्यादा हैं। तो इस मॉडल में बेयर मिनिमम ब्रॉडकास्ट डील इसके आसपास चाहिए होगी, प्लस 20-25 करोड़ का स्पॉन्सरशिप का पैसा चाहिए होगा। तब भी कुछ क्लब्स 5 करोड़ का लॉस करेंगे और कुछ क्लब्स आपको 15 करोड़ का लॉस करेंगे। एंड ये सब करने के बाद जो ये कंपनी है, इनके पास आइडियली कुछ बचेगा नहीं, और बचेगा जैसे अगर मॉडल के थ्रू जाते हैं, जैसे अभी जो मॉडल है 60% क्लब का, 40% एफएसडीएल का, अगर आप उस तरह जाते हो तो ये क्लब्स को कुछ नहीं मिलेगा, तो आइदर क्लब पैसा लूज करेगी, और अगर आप ऐसे के तो दरिया दिल क्लब के तो ये कंपनी कुछ नहीं करेगी। तो जब ये मॉडल यहां पे इसीलिए फेल हो रहा है कि भाई कोई तरीका नहीं है, क्योंकि आपने अपने 37.5 करोड़ कर दिया एंड आपने उनकी फ्रेंचाइजी फी भी बंद कर दी, तो कैश फ्लो वैसे ही रोटेट नहीं हो रहा है। तो अगर 200 करोड़ भी बचता है सेंट्रल पूल में, तो वो भी तो डिवाइड होना चाहिए क्लब एंड कंपनी के बीच में। मैंने तो एज इट इज पूरा का पूरा डिवाइड कर दिया क्लब के फेवर में, तब भी क्लब को जो 20-22 करोड़ चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, उनको 14.28 करोड़ मिल रहा है। तो ये मैथ्स की मैं बात कर रहा था, जो मैथ्स अभी आइडियल वर्ल्ड की मैथ्स है ये, कि आपको 275 करोड़ की डील मिलेगी, 25 करोड़ या 25 करोड़ आपको स्पॉन्सरशिप में मिलेगा, तब जाके ये कहानी है। उसमें तब भी 200 करोड़ बनाने के बावजूद क्लब ब्रेक इवन नहीं कर रहे हैं, और कंपनी के पास तो कुछ बच ही नहीं रहा जो कंपनी को बिड कर रही है। अब देखिए, मैं इसमें ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसे को पैसे नहीं मिलने चाहिए, बट कहीं ना कहीं इतना टाइम ले लिया आपने, महीना भर ले लिया एक टेंडर को बनाने के लिए, पर ब्रॉडकास्ट डील के बारे में कोई उसमें ना डेटा है ना डिस्कशन है। आज ही नंबर्स आए, आईपीएल की वैल्यूएशन कम हो रही है। इस साल आईपीएल की वैल्यूएशन पीक करी थी, जो 2022 में, 2025 में वैल्यूएशन गिर गई है आईपीएल की। तो अब जहां ये तरह मार्केट है, अगले 15 साल में कोई मॉडल नहीं बताया गया है कि कैसे इस डील को, इस पैसे को बढ़ाया जा सके, क्लब के लॉसेस कम हो, कंपनी के लॉसेस कम हो, ताकि एएफएफ को 37.5 करोड़ मिल जाए। कहीं ना कहीं जो एफएसडीएल ने प्रपोज किया था कि रेवेन्यू शेयर करते हैं, वो भी नहीं करते, पर एक मिक्स मॉडल किया जा सकता था, जहां पे एएफएफ भी थोड़ा हिट ले, 25 करोड़ पे आए, 10 करोड़ एक्स्ट्रा बने, तो शायद हर पार्टी थोड़ा थोड़ा हिट लेंगी। लॉस सबका होगा, इसमें इनका भी होगा, कंपनी का और एक क्लब्स का भी होगा, पर एआईएफएफ को उनका 37.5 करोड़ मिल जाएगा, जिसके खर्चे कैसे कहां कब होते हैं किसी को आइडिया नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट में होते हैं, हमें पता है, पर वो खर्चे एक्चुअल क्या फुटबॉल में लग रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो 700 करोड़ मिल चुके हैं एआईएफएफ को पिछले 15 साल में, क्या एक्चुअली फुटबॉल में स्पेंड हुआ है इंडिया में? तो ये प्रॉब्लम है अभी एज ऑफ नाउ, क्योंकि आपने फ्रेंचाइजी फी भी हटा दी है। अब मैं ये बता रहा हूं ना, फ्रेंचाइजी फी में प्रॉब्लम क्या है अभी जो हटाई गई है, कि आपको रेव शेयर करना है अपना। क्लब्स के कितने रेवेन्यूज हैं आप बताइए? एक क्लब के हैं वो दे देगा, एक क्लब ईस्ट बंगाल जैसे बड़े क्लब का तो फ्रंट जर्सी नहीं था लास्ट ईयर। विद द बैन ऑन बैटिंग एंड गेमिंग कंपनीज नाउ इन इंडिया, स्पॉन्सरशिप रेवेन्यूज ऑलरेडी डाउन होते जाएंगे धीरे धीरे, ऑल स्पोर्ट्स नॉट फुटबॉल ओनली। तो उस चीज के अंदर अगर कंपनी को भी थोड़ा बहुत पैसा बनाना है, चाहे नेट भी ना करे, थोड़ा बहुत ही बनाना है, और क्लब्स को भी करना है, तो ये जो डील है ब्रॉडकास्ट डील, इसको आपको अप करके कहीं ना कहीं, जो मुझे लगता है कि अल्टीमेट फिगर जो ब्रॉडकास्ट डील का, इसको सक्सेसफुल करने के लिए इस पूरे प्रोजेक्ट को आपको चाहिए 300 से 400 करोड़
पर सीजन। और आप देखिए ना कहीं पहले जो ब्रॉडकास्ट डील होती थी, स्टार हॉटस्टार के पास इंडिया के मैचेस के राइट्स होते थे, घर के मैचेस के, तो उसमें इंक्लूडेड थे। आप यहां सिर्फ आईएसएल की बात कर रहे हो। क्या इंडिया में कोई ब्रॉडकास्टर है जो 300 से 400 करोड़ दे देगा? मुझे तो लगता नहीं है। अब दरिया दिली पे बात है कि आप अगर रिलायंस दोबारा लेती है और दरिया दिली में जियो हॉटस्टार से मांग ले, तो थोड़ा सा ये मॉडल सोचने की जरूरत है एएफएफ को, केपीएमजी को एंड पार्टिसिपेटिंग पार्टीज को। अब क्या है, क्लैरिफिकेशन देने की बात हुई है कि सारे लोग क्लैरिफिकेशन देंगे एंड शायद सब बदलाव किया जाएगा, क्योंकि ये 300 से 400 करोड़ की जो ये ब्रॉडकास्ट डील या स्पॉन्सरशिप डील भी ऐड कर दो उसमें, ये तो इस मार्केट में इंडियन आईएसएल को मिलना इम्पॉसिबल सा लग रहा है मुझे। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये बोलती है। और मुझे नहीं लगता कि अगर यही मॉडल रहा तो कितने लोग इसको बिड करेंगे, ये भी बहुत मुश्किल है। इसलिए मैथ्स सेंस नहीं कर रही है। चीजें आइडियली डाली गई हैं कि ग्रास रूट में डालो, ये डालो, वो डालो, बट किसके बेसिस पे कैलकुलेशन हुई? कैलकुलेशन तो अल्टीमेटली आपकी ब्रॉडकास्ट डील के ऊपर होनी चाहिए। उस ब्रॉडकास्ट डील के बारे में कुछ बात ही नहीं की गई। कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इंडियन फुटबॉल के ब्रॉडकास्ट के राइट्स के लिए, उसके बारे में कोई बात नहीं की गई। तो ये कहानी है। अब बहुत लंबा वीडियो हो गया, खत्म करते हैं इसको। कमेंट सेक्शन में बताओ आप क्या सोचते हो इस टेंडर के बारे में, क्या बदलाव करना चाहिए एफए को टेंडर में। मेरे हिसाब से अभी इसमें थोड़े और ट्वीक करने जरूरी है। आपको जो आपने सैलरी कैप 18.5 करोड़ के, उसको और कम कर दीजिए, या तो क्लब्स के स्पेंड्स भी कम करने पड़ेंगे ना आपको इवेंचुअली, वो कम कर दीजिए। इस साल से जो अगले साल से कर दीजिए। प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट रीसेट करिए। उसके अलावा आपको जो एएफएफ के 37.5 करोड़ हैं, क्योंकि आपने 50 करोड़ था इंडियन फुटबॉल के टोटल राइट्स, उसमें सब कुछ आता था, आपने सिर्फ आईएसएल निकाला उसमें से, तो आप ये बोलना चाह रहे हो बचे हुए चीजों की राइट सिर्फ 13 करोड़ है। तो कहीं ना कहीं फेयर एएफएफ को भी होना पड़ेगा, थोड़ा हिट एएफएफ को भी लेना पड़ेगा अपने किटी में, थोड़ा हिट जो भी कंपनी आती है उनको भी लेना पड़ेगा, थोड़ा हिट क्लब को भी लेना पड़ेगा। अगर हर क्लब 5 से 10 करोड़ का भी लॉस कर रहा है साल में, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। पर अभी कुछ क्लब्स ऐसे हैं जो अगर इस मॉडल में आए तो शायद वो 30 से 35 करोड़ का लॉस करने ना पहुंच जाए। वो सिचुएशन जो दिल्ली डायनामोस के साथ हुई थी, और फिर आपको इंडियन फुटबॉल में इन्वेस्टर्स की कमी देखने को मिलेगी। थोड़ा वरीड टाइम है, पर सोचने की जरूरत है सभी पार्टीज को कि फाइनली सॉल्यूशन कैसा निकाला जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग खेल नाउ टीवी।